हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो भाई इस सेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं उन चैप्टर्स की जो थोड़े कम रेलेवेंट हैं, बट उनके कुछ टॉपिक्स रेलेवेंट हैं क्योंकि समय कम है आपके पास इन एक डेढ़ दिनों में। तो आप उन चैप्टर्स के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स एक बार अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं इस सेशन में उन्हीं टॉपिक्स को करवाने वाला हूं। कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चैप्टर 4 है, अभी बात करते हुए चलते हैं। चैप्टर 4 है, ठीक है, एक एक करके चलते हैं। ये फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल क्रैक्स ये फाइनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चैप्टर 4 है सबसे पहले। चैप्टर 4 में देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, मुझे लगता है इंटरनल चेक काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल चेक से क्वेश्चन आना चाहिए अगर चैप्टर 4 से क्वेश्चन आता है तो। इंटरनल चेक में आपको पता है सर, कुछ करीब करीब 9 पॉइंट्स हैं। फटाफट से मैं एक फ्लो में लेके चलता हूं। एक पर्सन के पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर। मतलब सेल्स, मतलब फॉर एग्जांपल परचेज कर रहा है तो परचेज रिक्वेस्ट भी वही दे रहा है, पीओ भी वही जनरेट कर रहा है, गुड्स रिसीव भी वही कर रहा है, कस्टडी वही होल्ड कर रहा है, इन्वेंटरी रजिस्टर वही रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप साथ में जॉब रोटेशन करते रहिए टाइम टू टाइम। जॉब रोटेशन करेंगे तो भैया इंटरनल चेक के लिए कम से कम उसको बोलो साल में एक बार छुट्टी में जा भाई तू, लीव एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। और ध्यान रखना, जब वो छुट्टी में जाए तो उसके काम को आप चेक करिए। खासकर जब इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही हो 31 मार्च को, तो आपने बहुत जगह देखा भी होगा, उस टाइम ट्रेडिंग एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दीजिए। सस्पेंड एज इन सेल परचेज सस्पेंड कर दो। मतलब इन्वेंट्री आ रही है जा रही है, उसी टाइम काउंटिंग हो रही है, सर बहुत दिक्कत आएगी, कैसे काउंट करोगे। इसलिए ट्रेडिंग एक्टिविटी सस्पेंड कर दिए 2-4 दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं क्लोजिंग में। जो पर्सन फिजिकल कस्टडी होल्ड कर रहा है, मैं आपसे फिर बोलूंगा, उसे एक्सेस नहीं दोगे बुक्स का। बट अगर मैनिपुलेशन कर रहा है इन्वेंट्री के अंदर और इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी खुद ही ऑल्टर करते जा रहा है, तो बुक्स का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए फिजिकल कस्टोडियन को। साथ में पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करिए हर एसेट का, फिजिकल वेरिफिकेशन, ताकि फिजिकल कंडीशन चेक कर सके, एग्जिस्टेंस चेक कर सके बेसिकली। साथ में मैकेनिकल डिवाइस का यूज करिए जहां भी हो सकता है, कैश को लेकर बायोमेट्रिक का या एक्सेस में या सीसीटीवी कैमरे का, या लॉक करनी है इन्वेंट्री रूम आपको, मैकेनिकल डिवाइस का यूज करिए ताकि रोक सके लॉस और मिस एप्रोप्रिएशन। और भैया एआरपी का भी पॉइंट है, बजटरी कंट्रोल एक्सरसाइज करिए। चैप्टर भी पढ़ते थे बजटरी कंट्रोल का इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग के अंदर, ताकि एक्चुअल फिगर को बजटेड फिगर से कंपेयर कर सके और अल्टीमेटली डिफरेंस को फिर एनालाइज करेंगे। और लास्ट है भाई, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स किसी एक आदमी के पास नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमंग द डिफरेंट ऑफिसर्स, और उसका रिव्यू करिए पीरियोडिकली। तो भैया कुल मिला के 9 पॉइंट्स है इंटरनल चेक में, इसको ध्यान से ढंग से एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा फ्लो में लेके चल रहा हूं मैं। अब चलते हैं आगे। सर एक और पॉइंट जो मुझे लगता है चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंट है, वो है भाई एसओपी वाला पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ये 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है सर एसओपी का खुद। एसओपी क्या होता है? एसओपी बेसिकली ना नियम और कायदे, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स। जो इंटरनल कंट्रोल आप बनाते हो या बनाना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहती है एंटिटी, वो कैसे बताएगी? तो कुछ तरीका तो होगा, कोड ऑफ कंडक्ट तो होगा। उस कोड ऑफ कंडक्ट को आप बोलते हैं एसओपी। तो एसओपी क्लियरली कम्युनिकेट करेंगी आपके कंट्रोल्स को। एसओपी इंश्योर करेगी कंट्रोल्स प्रॉपरली अप्लाई किए जा रहे हैं, इवन ड्यूरिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉयज बदलते रहे बट जो आपके पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं एंटिटी के, वो कंटिन्यू रहे हमेशा। तो कहता है सर एसओपी जो है वो सबसे पहली बात रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती है, प्रोसेस कंट्रोल, और ये इंश्योर करती है कि आपका इंटरनल कंट्रोल हमेशा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस से चलता रहे, ठीक है ना। साथ में अगला पॉइंट है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। सर देखो ईआरपी आपने सुना भी होगा, जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहली बात, और रिस्क को मिटिगेट करना है। इसके लिए एक मजबूत प्रोसेस का होना जरूरी, रोबस्ट प्रोसेस का, रोबस्ट मतलब मजबूत। और साथ में अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बढ़िया है तो भाई आप गैप को आइडेंटिफाई कर पाओगे, कहां कमियां हैं, और अकॉर्डिंगली मेजर्स ले पाओगे। और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं एंटिटी के अंदर, सरप्राइज ऑफ फेलियर्स, कि आपको लगा कल कोई डेफिशिएंसी आ गई, ये कंट्रोल काम नहीं कर रहा, उसके चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। साथ में एसओपी के अंदर, एसओपी का खुद का पॉइंट हो गया, इंटरप्राइज मैनेजमेंट हो गया। कहता है सर सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊपर ही मैंने आपसे कहा कि मल्टीपल एक्टिविटीज एक आदमी को कभी मत दो, देयर मस्ट बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। फिर ऊपर आपने पढ़ा कि भैया जॉब रोटेशन होना चाहिए। एक व्यक्ति को, एक पर्सन को किसी एक डिपार्टमेंट में सेम जॉब में लॉन्ग पीरियड में मत रखिए, क्योंकि सर वो सेट हो जाएगा, सब तो मेरे हाथ में ही है, मिसयूज करने के चांसेस हैं। और साथ में अगर आप फाइनेंशियल पार्ट्स डेलीगेट करते हैं, ऑथराइजेशन फॉर एग्जांपल कि भाई 1 लाख से ऊपर की सेल करनी है, तो पूछना पड़ेगा सीनियर मैनेजर से। तो कहता है सर उस केस में आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए, इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। तो कहता है सर आप
इंश्योर करिए कि फाइनेंशियल पार्ट्स का आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिए ताकि उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो पाए। और साथ में अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का यूज करते हैं तो सर ध्यान रखना, आईटी के केस में कंट्रोल फेलियर रेट कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि अब तो सर वैसे भी ऑडिट ट्रेल का फीचर है और ऑडिट ट्रेल तो वैसे भी मैंडेटरी हो चुका है सेक्शन 128 के हिसाब से। तो कहता है अगर ऑडिट ट्रेल होगा तो फिर आईटी के कारण जो रिस्क क्रिएट होता था वो कंपैरेटिवली जीरो तो नहीं है, बट कंपैरेटिवली फेलियर रेट जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड, दैट विल बी लो। ठीक है ना, 6 पॉइंट इसके अंदर, ये है एसओपी वाले 6 पॉइंट, ध्यान रखिए। ठीक है, तो मुझे लगता है भाई चैप्टर 4 में एक ये टॉपिक, दूसरा ये टॉपिक और तीसरा ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, मैं थोड़ा सा फ्लो में करवा देता हूं आपको फटाफट से। इसमें मुझे लगता है कोसो आप एक बार देख लीजिए, कोसो काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में एक बार सार्बान-ऑक्सले देख लो, ठीक, और टर्नबुल और कोबिच। वैसे तो मैं आपको बताऊं सही मायने में कोसो ही सबसे रिलेवेंट है। कोसो जो है, मुद्दे वाली बात करना है इसमें, ठीक है ना, मुद्दे वाली। कोसो के अंदर सर 5 पॉइंट है, वही 5 पॉइंट जो कंपोनेंट के अंदर होते हैं इंटरनल कंट्रोल के। पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा है रैप, तीसरा है कंट्रोल एक्टिविटीज, चौथा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, पांचवा मॉनिटरिंग। सेम पॉइंट है कंपोनेंट वाले। कहता है सर कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर इंटीग्रिटी एम्प्लॉइज के अंदर होनी चाहिए। आप इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज बताओगे भी, उनसे मनवाओगे भी। कंपीटेंट लोग आपको रखने हैं। टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन होना जरूरी, अदरवाइज मैनेजमेंट जो मन में आएगा वही करेगा। और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय होनी जरूरी है। साथ में यू हैव टू एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर एज एन, ऊपर आप पढ़कर आए कि सर एक आदमी के पास सारा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा फाइनेंशियल पार्ट्स का, वो होना जरूरी है। रैप के अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है, एसेस भी करना है, और अगर आपको लगता है चेंजेस आए ऑपरेशन वगैरह के अंदर तो क्या उसका इंपैक्ट रिस्क पे आ रहा है, आपको वो देखना है। कंट्रोल एक्टिविटीज में कंट्रोल एक्टिविटीज बनाइए, डेवलप करिए। और डेवलप कैसे करेंगे? कहता है पॉलिसीज प्रोसीजर के थ्रू, वही पॉलिसीज आपको एग्जीक्यूट करनी है। कहता है साथ में अगर आईटी की बात करें तो आईटी को लेकर 2 कंट्रोल्स होते हैं, याद करिए, एक होता है जनरल आईटी कंट्रोल, दूसरा होता है एप्लीकेशन कंट्रोल। तो कहता है आप डेवलप करें जनरल कंट्रोल्स जो परवेजिव कंट्रोल्स होते हैं। फिर आता है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन में, कहता है सर आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यूज करनी है। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, स्टेक होल्डर के साथ भी और इंटरनली भी। टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी आईए और ईए मतलब इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है ना। मॉनिटरिंग करना जरूरी है सर, या तो थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटीज, इंटरनल चेक, एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय चेक करेगा एज द पार्ट ऑफ रूटीन प्रोसेस, या फिर सेपरेट इवैल्यूएशन, इंटरनल ऑडिट। ये आएगा इंटरनल चेक और ये आएगा इंटरनल ऑडिट। और अगर लगता है मॉनिटरिंग में कमियां मिली है तो कमियों को देखिए और कम्युनिकेट करिए डेफिशिएंसीज को, ठीक है ना। कोसो का ये फुल फॉर्म है। अच्छा, कोसो में 3 ऑब्जेक्टिव है सर। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव कहता है सर कि आप ये चाहते हैं कि ऑपरेशंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलें, जो आपके टारगेट गोल है वो पूरे हो, ऑपरेशंस ऑब्जेक्टिव, और एसेट की चोरी ना हो, उसका मिसयूज ना हो, इसलिए एसेट को सेफगार्ड करना। रिपोर्टिंग के अंदर कहता है जो भी रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं स्टेक होल्डर के नाम, चाहे रिपोर्टिंग इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, ठीक, वो रिपोर्ट प्रॉपर रिलायबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ बने, ये बात आप इंश्योर करेंगे। इंटरनल, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहां पर? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में। कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव में आप ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी लॉ आपके ऊपर लग रहा है सबका कंप्लायंस होना जरूरी है। रीजन बीइंग सर, लॉ और चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हों, चाहे लॉ रेगुलेशंस हों, वो धीरे धीरे बदल रहे हैं और दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, इसलिए कंप्लायंस जरूरी है। साथ में एक बात ध्यान रखो, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं कोसो के अंदर भी है। ह्यूमन एरर, जजमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी, एम्प्लॉय की मिली भगत, कॉल्यूजन बोलते हैं इसे आप, कंट्रोल को ओवरराइड करेगा मैनेजमेंट, और इंटरनल कंट्रोल कई बार ट्रांजैक्शन इवेंट को कैप्चर नहीं कर पाता है, नॉन रिकरिंग को, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल बेसिकली आप बनाते हैं सेल परचेज रिकरिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, जो नहीं हुआ और जो नहीं होता उसके लिए आप कंट्रोल नहीं बनाते, तो कई बार कंट्रोल नॉन रिकरिंग कैप्चर नहीं कर पाता, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। इसके बाद सार्बान-ऑक्सले किसने बनाया? सार्बान-ऑक्सले बनाया है भैया यूएसए फेडरल ने, और ये लगता है हर लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी वर्ड यूज नहीं किया, वर्ड यूज किया पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। कहता है सार्बान-ऑक्सले 2 बात कहता है सर। कहता है सार्बान-ऑक्सले कहता है सर आपको ना इंटरनल कंट्रोल बनाना है ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और कंट्रोल का डॉक्यूमेंटेशन भी करना है, टेस्टिंग भी करनी है, मेंटेनेंस भी करनी है। तो इंटरनल कंट्रोल बनाना भी है
उसकी डॉक्यूमेंट टेस्टिंग और मेंटेनेंस भी करनी है। ऑब्जेक्टिव ये है कि सर अच्छे स्ट्रिक्ट आप लॉज बनाइए और कॉर्पोरेट फ्रॉड को आप रिड्यूस करिए। स्ट्रिंजेंसी मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस प्रोसीजर्स में। बेहतर स्ट्रिंजेंसी के साथ, बेहतर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ आप चाहते हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड को रिड्यूस कर सके। और सार्बान-ऑक्सले ने क्या बनाया? उसने बनाया पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। जैसे इंडिया में NFRA है, वहां होता है ओवरसाइट बोर्ड। वो ओवरसाइट बोर्ड क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा ऑडिट ढंग से हुई है या नहीं। किसकी ऑडिट? दो चीज़ों की, एक पब्लिक कंपनीज और दूसरा शेयर ब्रोकर्स। शेयर ब्रोकर नहीं बोलते, वहाँ कहते हैं रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। जैसे यहाँ सेबी होता है, वहाँ होता है स्टॉक एक्सचेंज कमीशन। तो स्टॉक एक्सचेंज कमीशन के ब्रोकर्स और पब्लिक कंपनीज। साथ में ध्यान रखना, मैनेजमेंट फॉर्मल असेसमेंट करेगा सर, कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। और मैनेजमेंट अपनी एनुअल रिपोर्ट में दो बातें शामिल करेगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ, 265 आप पढ़ते हैं, 265 सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का, उसमें ये इसी चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं 4 के अंदर। वहां एक बात लिखी है, आया भी था लास्ट टाइम, कि ऑडिटर जो है वो सिर्फ एक रिपोर्ट देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, लेकिन सार्बान-ऑक्सले कहता है ऑडिटर यहां 2 रिपोर्ट देगा। एक रिपोर्ट देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ट्रेडिशनल ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और दूसरे रिपोर्ट देगा ऑन इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ICFR का मतलब है इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो एक्सटर्नल ऑडिटर यहां पे 2 ओपिनियन फॉर्म करेगा। एक तो भैया ट्रेडिशनल ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, दूसरे इंडिपेंडेंट ओपिनियन किस पे? ICFR पे। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार जाते जाते ये भी देख लो, टर्नबुल रिपोर्ट। टर्नबुल रिपोर्ट कहता है सर ICAEW ने बनाया है, ठीक, विद लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक बात है। प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल सिंपल है सर, सही साउंड इंटरनल कंट्रोल बनाइए ताकि सेफगार्ड कर सके शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट और कंपनी के एसेट। साल में कहता है एक बार बोर्ड रिव्यू करेगा इंटरनल कंट्रोल का, साल में एक बार बोर्ड रिव्यू करेगा। और जिन कंपनीज का अपना IA फंक्शन नहीं है, वो टाइम टाइम पर रिव्यू करेंगे क्या हमें इंटरनल ऑडिट करवानी चाहिए, क्योंकि हमारा IA फंक्शन तो नहीं है। ये 3 पॉइंट काम के हैं। साल में एक बार रिव्यू करना है, IA फंक्शन नहीं है तो क्या IA करवानी जरूरी है, और साउंड इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम मेंटेन करना है, एसेट सेफगार्ड करने के लिए एंटिटी का, और शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट सेफगार्ड करने के लिए। साथ में ये कंपनी की नॉर्मल मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है, ये कोई सेपरेट एक्सरसाइज नहीं है। ठीक। और लास्ट पॉइंट, कोबिड बनाया गया है सर, कोबिड के अंदर 210 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है। ठीक। साथ में कोबिड बनाया है इसाका ने। क्या फुल फॉर्म है इसाका का? वो सामने लिखा हुआ है। क्या फुल फॉर्म है कोबिड का? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक। कहता है कोबिड हर एंटिटी के ऊपर लगेगा और IT डोमेन में काम करने वाले सारे मैनेजर्स कोबिड को मानेंगे। कहता है ये इफेक्टिव टूल है मैनेजर के लिए, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज में जो दिक्कतें आती हैं उस गैप को फिल करेगा कोबिड। कहता है ये मॉडल है मैनेजर्स के लिए, ताकि मैनेजर्स जो हैं वो बेटर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाएंगे विद IT प्रोसेस। कहता है वो मैनेजर्स मानेंगे, वो मैनेजर्स जो IT प्रोसेस देख रहे हैं। ठीक। और कहता है ये एंटिटी को बोलता है सर कि IT रिसोर्स को यूज़ कैसे करना है, IT डोमेन मैनेज कैसे करना है, और बिजनेस एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे भाई। ये हो गया चैप्टर 4 में आखिरी पॉइंट 320। मटेरियलिटी डिसाइड करते वक्त हम कई बार बेंचमार्क का यूज़ करते हैं। अब सर बेंचमार्क सिलेक्शन कैसे करोगे? तो सबसे पहले कहता है सर बेंचमार्क सिलेक्शन होगा 5 तरीके से। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस, किसी को भी आप बना सकते हो। वो आइटम जिस पे यूजर नॉर्मली फोकस करता है, जैसे अगर कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करनी तो बंदा फोकस किस पे करेगा? बंदा फोकस करेगा प्रॉफिट पे। एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर और द वे एंटिटी इज फाइनेंस्ड। अगर कंपनी सोलली फाइनेंस जगह से डेट से, तो बंदा फोकस करेगा एसेट पे रादर देन, यूजर फोकस करेगा एसेट पे रादर देन अर्निंग। चौथी बात, नेचर ऑफ एंटिटी, उसका लाइफ साइकिल, और कितना वॉलेटाइल है बेंचमार्क। अब सर एक बात बताओ, प्रॉफिट इतना वॉलेटाइल है कि एक साल प्रॉफिट होता है, अगले साल लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस। तो सर प्रॉफिट को बेंचमार्क बनाना ठीक नहीं है। वहाँ पे उसे बनाइए जो इतना वॉलेटाइल ना हो। तो कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर वॉलेटाइल है तो अदर बेंचमार्क्स विल बी एप्रोप्रिएट। ठीक है भाई। तो चैप्टर 4 में मेरी तरफ से कहानी हो गई डन। अब चलते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में मैं थोड़ा सा टॉपिक आपको बता देता हूँ कौन कौन से रिलेवेंट लगते हैं मुझे। सबसे पहले मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिलेवेंट है सर। मैनेजमेंट एक्सपर्ट में जो मुझे रिलेवेंट लगता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, ये बार एक बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, ठीक है। दूसरी बात कहता है अगर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हैं ना,
तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करते वक्त 3 बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंपीटेंट, कैपेबल और ऑब्जेक्टिव है? कंपीटेंट कैपेबल कैसे? आप देख लेना, क्या वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, किसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का लाइसेंस मिला हुआ है? कंपीटेंट कैपेबल होना चाहिए एक्सपर्ट, पहली बात। वैल्यूअर है तो भैया कोर्स किया हुआ वैल्यूएशन का, किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होगा, ठीक है ना। तो पहली बात कंपीटेंस कैपेबिलिटी चेक करिए, मेंबरशिप वगैरह चेक करिए प्रोफेशनल बॉडी की। दूसरी बात, देखो उसका काम, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो उसके काम की। अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे भाई? वो कौन सा स्टैंडर्ड मानता है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कौन से, जैसे हमारे लिए ऐसे हैं ऑडिट के लिए, तो ऐसे अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे। और तीसरी बात, आप चेक करिए कि क्या उसका काम एप्रोप्रिएट है क्या। कैसे चेक करेंगे? काम एप्रोप्रिएट है यानी उसके लिए 3 बातें, रेलेवेंस, रीजनेबलनेस, रेलेवेंस और कंप्लीटनेस। किसकी? कहता है उसके फाइंडिंग्स रेलेवेंट रीजनेबल है यानी, और कंक्लूजन उसके एजम्पशन रेलेवेंट रीजनेबल है यानी, और जो सोर्स डेटा जिसके बेसिस पे वो फाइंडिंग, जिसके बेसिस पे वो अपनी कंप्यूटेशंस कर रहा है, वो सोर्स डेटा रिलायबल है यानी। तो फाइंडिंग्स रेलेवेंट और रीजनेबल, कंक्लूजन रेलेवेंट और रीजनेबल, एजम्पशन रेलेवेंट और रीजनेबल, और सोर्स डेटा रेलेवेंट और कंप्लीट, ठीक है ना। तो कंपीटेंस कैपेबिलिटी देखिए, अंडरस्टैंडिंग लीजिए और चेक करिए एक्सपर्ट का काम एप्रोप्रिएट है यानी, ठीक है ना। इसी से एक पॉइंट बनता है भाई, ध्यान रखना, जब हम कंपीटेंट कैपेबिलिटी देखते हैं ना, तो कंपीटेंस कैपेबिलिटी के अंदर आपको ये 6 बातें देखनी है सिर्फ कंपीटेंस के अंदर। अगर क्वेश्चन आ गया यूजिंग द वर्क ऑफ या एवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ एमई, तो फिर ये लिखना है भाई 3 बातें, सिर्फ 3। अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई अपने को लिखना है कंपीटेंस कैपेबिलिटी या ऑब्जेक्टिविटी, तो फिर वहां पे पर्टिकुलरली कह रहा है कंपीटेंस के बारे में कहां से पता चलेगा, सोर्सेस क्या है कंपीटेंस के बारे में आपको जो बताएंगे। सबसे पहले आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, तो पता चल जाएगा यार वो कंपीटेंट है या नहीं। दूसरी बात, आपको नॉलेज होगा उसकी एक्सपर्ट की, प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप और इन सब का, अभी पढ़कर आए आप, ठीक। क्या एक्सपर्ट ने कोई पेपर पब्लिश किए, कोई किताबें लिखी हैं, ठीक। साथ में आप उस एक्सपर्ट से डिस्कशन कर लो। आप ऑडिटर अपने एक्सपर्ट से बात कर लेगा, ऑडिटर एक्सपर्ट से, जो आपका एसेंट एविडेंस देगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में, और किसी और व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में पता होगा। तो कहता है या तो बात करो खुद मैनेजमेंट एक्सपर्ट से, या बात करो ऑडिटर एक्सपर्ट, ऑडिटर अपने एक्सपर्ट से बात करेगा, वो आपको हेल्प करेगा, या बात करो उस पर्सन से जिसको पता होगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में, ठीक है ना। और पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ उसकी क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप, और साथ में पब्लिश पेपर और बुक्स रिटर्न। तो 3 + 3 6 पॉइंट हो गए। अब यहां आता है एनटी। सर एनटी में ना, मैं सही बताऊं आपको, थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, इंटर में भी पढ़ते रहे, ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, रीजनिंग बहुत ही थ्योरी है, इसमें निमोनिक हमने बना के दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे चलो बता ही देता हूँ, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस उस एमई के साथ, क्या एमई टेक्निकल स्टैंडर्ड्स मान रहा है, एमई को जॉब में रखा गया है या वो एंगेज्ड है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे कितना कंट्रोल है मैनेजमेंट का, और उस काम को लेकर इंटरनल कंट्रोल कैसा है, क्या किसी और जगह से आपको एविडेंस मिल सकता है, आरएमएम कैसा है, क्या आपको एक्सपीरियंस है उस फील्ड का जिस फील्ड में एमई काम कर रहा है, ठीक है ना। ये कुछ 5 7 8 बातें हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। सर फिजिकल वेरिफिकेशन, सर फिजिकल वेरिफिकेशन आपको 31 मार्च को अटेंड करना है। अगर काउंटिंग किसी और दिन हो रही है तो एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करिए, मतलब काउंटिंग किसी और दिन होगी तो उस दिन अटेंड कर लो। अब मान लो काउंटिंग हो रही है 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को आप अटेंड करो, क्या दिक्कत है। बस एक काम करना, 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसके लिए एविडेंस इकट्ठे कर लेना। काउंट डेट और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में जो भी एविडेंस जो भी होगा उसके लिए आप एविडेंस इकट्ठे कर लेना। अच्छा मान लो अगर 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 आप इन्वेंट्री काउंट अटेंड नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी कैसे? सर आपको ऐसा लगता है वहां बाढ़ आ गई, कोई और दंगे हो गए, नहीं कर सर नहीं हो पा रहा है, तो सर उस केस में ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करिए। अगर ऑल्टरनेटिव से एविडेंस मिल जाए तो ठीक है, अगर ऑल्टरनेटिव से भी एविडेंस ना मिले तो फिर रिपोर्ट मॉडिफाई कर देना, ठीक है, तब रिपोर्ट मॉडिफाई कर देना अगर ऑल्टरनेटिव से वैसे एविडेंस ना मिले, ठीक। टाइम और कॉस्ट को या डिफिकल्टी को कभी भी इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ग्राउंड नहीं मानेंगे, बात ध्यान रखना, ठीक है। इनकन्वीनियंस इज नॉट इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, सिंपल शब्दों में इनकन्वीनियंस इज नॉट इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, सही में इम्प्रैक्टिकेबिलिटी होना चाहिए। और अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है तो फिर क्या करोगे? थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लो, या तो थर्ड पार्टी के यहां पे जाके इंस्पेक्शन करो, या फिर दोनों कर सकते हो, और या एंड,
या तो थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लो, या थर्ड पार्टी के जाके इंस्पेक्शन करो, या फिर दोनों कर सकते हो। और तीसरा भी अदर प्रोसीजर्स। अदर में पता है क्या होता है? अदर में वहाँ का फिजिकल वेरिफिकेशन खुद अटेंड करो, या किसी और ऑडिटर को बोलो वो फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करे, या सर्विस ऑडिटर को बोलो वो आपको बताए, या फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो वेयर हाउस में अगर इन्वेंट्री पड़ी तो वेयर हाउस रिसीट आप चेक कर सकते हैं, रिसीट ऑफ वेयर हाउस। तो कहता है 4 चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, डन है सर। अब 501 में इन्वेंट्री ढंग से एक बार पढ़ लेना, मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको बताया है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है, एक बार ढंग से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कंटेंट आपके पास होगा मेन बुक के अंदर। अब चलते हैं 510 में। 510 कहता है सर ओपनिंग बैलेंस के अंदर मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, चेक कर लेना। सर ओपनिंग बैलेंस के अंदर मिसस्टेटमेंट नहीं, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले कहता है आप ये चेक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, क्या पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपरली फॉरवर्ड किया गया करंट पीरियड में? पहली बात, क्या ओपनिंग बैलेंस अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट कर रहा है? करता है ना सर। पिछले साल का इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस 1 करोड़ था, इस साल की इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस 80 लाख है। आपने बोला ये तो मिसस्टेटमेंट हो गया, जब क्लोजिंग इतना हो तो फिर ओपनिंग भी इतना ही होना चाहिए। तो पता चला पिछले साल आपने फीफो लगाया था, वेट एवरेज क्या कहते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग पॉलिसी, फीफो लगाया था। इस साल आप लगा रहे हो वेटेड एवरेज, तो चेंज कर दी ना अकाउंटिंग पॉलिसी। तो कह रहा है क्या ओपनिंग बैलेंस आपको अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट कर रहा है, और क्या क्लोजिंग बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया है? 2 बातें। तीसरी बात, इन तीनों में से कोई भी काम कर लो, क्या प्रीवियस ईयर फिगर की ऑडिट हुई है? क्या करंट ईयर प्रोसीजर ओपनिंग बैलेंस का एविडेंस देंगे? आपको दे सकते हैं। अब मान लो करंट ईयर में आपने 30 जून को फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड किया, तो 30 जून के फिजिकल वेरिफिकेशन से 1 अप्रैल इन्वेंट्री निकाल सकते हो ना, रिकंसिलेशन कर सकते हो आप, प्लस माइनस करके, सेल को प्लस करते हो, परचेज माइनस करते हो, 1 अप्रैल इन्वेंट्री निकल जाएगी। और क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर रहे हो ओपनिंग बैलेंस के लिए कि भैया मैं तो 1 अप्रैल को ही फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा? अगर 1 अप्रैल को ही फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा तो बेटा ये स्पेसिफिक प्रोसीजर किसके लिए? ओपनिंग बैलेंस के लिए। तो कहता है या तो करंट ईयर प्रोसीजर ओपनिंग बैलेंस का एविडेंस देगा, या स्पेसिफिक प्रोसीजर ओपनिंग बैलेंस का एविडेंस देगा। स्पेसिफिक मतलब उसी साल के लिए, ओपनिंग बैलेंस के लिए परफॉर्म किया आपने, और क्या पिछले साल की ऑडिट हुई है क्या? कह रहा है इनमें से या तो एक कर लो या सारे कर लो। तो 3 काम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड का है ABC। अगर आपको एविडेंस मिल गया ओपनिंग बैलेंस को लेके, और आपको पता चल गया कि ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर फिगर को अफेक्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो सर मॉडिफाइड ओपिनियन दीजिए। और अगर आपको एविडेंस ही नहीं मिला, तब भी एसेंड एविडेंस नहीं मिला, तब भी मॉडिफाइड देंगे, तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, दोनों केस में मॉडिफाइड। अगर ओपनिंग बैलेंस में स्टेटमेंट करंट ईयर को अफेक्ट करेगा तब भी, और अगर एविडेंस ही नहीं मिला तब भी। ठीक। सैम्पलिंग के अंदर आपको मेथड्स पता है सर, मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बता रहा हूँ, जो आप ढंग से सुन लीजिए। ठीक, पहली बात रिजल्ट ऑफ सैंपल, दूसरी बात प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या होता है समझना बात को। प्रोजेक्शन क्या होता है सर कि आपने 100 में से 10 आइटम चेक किए, चलो मान लो 20 आइटम चेक किए, 3 में आपको मिसस्टेटमेंट मिला, अब 2 मिसस्टेटमेंट थे सेल परचेज के, 1 मिसस्टेटमेंट जो था वो था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। पूरे साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ही खर्चा है, पूरे साल में एक ही खर्चा है, और उसी के अंदर आपको मिसस्टेटमेंट मिल गया। अब आप बताओ, जब 100 में आप 20 चेक कर रहे हो, 20 में 3 में मिसस्टेटमेंट है, तो प्रोजेक्शन करेंगे ना 100 में कितना होगा। जब 20 में 3 में है तो 100 में कितना को प्रोजेक्शन तो करना पड़ेगा। अब प्रोजेक्शन करते वक्त क्या रिसर्च डेवलपमेंट को कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे ना सर, क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट बेसिकली एनोमली है। एनोमली का मतलब वो होता है वो ट्रांजैक्शन जिसके भाई बंधु नहीं है पॉपुलेशन में, वो एक ही ट्रांजैक्शन है रिसर्च डेवलपमेंट का, उसके भाई बंधु नहीं है, तो उसे कहते हैं एनोमली। तो कहता है बिल्कुल करो प्रोसीजर, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल प्रोजेक्शन करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। बस एक बात ध्यान रखना, प्रोजेक्शन करते वक्त एनोमली को एक्सक्लूड कर देना। और अगर आप बोल रहे हो ना कि कोई ट्रांजैक्शन एनोमली है, तो बस एक बात ध्यान रखना, एनोमली के केस में आपको सर्टेनिटी लेनी बहुत ज़रूरी है। ये एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस में होगा। आप ये इंश्योर कर लेना सही में वो एनोमली बाकी पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगी, तभी आप उसे एनोमली बोल रहे हैं। ऐसे एनोमली नहीं बोलेंगे, सही में बाकी पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगी तभी बोलेंगे हाँ वो एनोमली है। तो जब भी प्रोजेक्शन करेंगे एनोमली को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब बताओ, जब प्रोजेक्शन करेंगे तो मैं स्टेटमेंट को 3 मानेंगे या 2 मानेंगे? सर इसे मानेंगे 2। अब 20 में 2 में दिक्कत है, कितने परसेंट है? 10%। तो 100 में कितने में होगा? 100 में होगा 10%, 10 में स्टेटमेंट होंगे।
मान लो दो में स्टेटमेंट थे, एक था 60,000 का, एक था 40,000 का। अब ये दो में स्टेटमेंट जो आपको निकले, जिसकी आप प्रोजेक्शन कर रहे हो, तो एवरेज में स्टेटमेंट कितना हो गया? 50,000। अगर एवरेज में स्टेटमेंट 50,000 का है और 100 में से आप कह रहे हो 10 प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट है, तो प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट अगर 10 है तो अमाउंट के हिसाब से निकालें तो प्रोजेक्टेड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50,000। 50,000 का एक है, 10 हो गए तो 5 लाख का हो गया प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड। अच्छा, जब टोटल में स्टेटमेंट काउंट करोगे तो रिसर्च डेवलपमेंट को भी तो काउंट करोगे, इसे बोलेंगे एनोमलस में स्टेटमेंट। एनोमलस कितना का? मान लो 2 लाख का, तो प्रोजेक्टेड प्लस एनोमलस ये हो गया 5 + 2 7 लाख रुपए। अब मान लो अगर टॉलरेबल में स्टेटमेंट 10 लाख रुपए, तो ये दोनों अगर प्रोजेक्टेड प्लस एनोमलस टॉलरेबल से कम है तो सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस दे रही है आपको ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। सैंपलिंग के आधार पर ओपिनियन फॉर्म कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टॉलरेबल में स्टेटमेंट 5 लाख होता तो फिर सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस नहीं देती सर। सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस तभी देगी, तब ध्यान रखना, जब प्रोजेक्टेड प्लस एनोमलस अगर एक्सीड कर गया टॉलरेबल से तो सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस नहीं है सर। अगर प्रोजेक्टेड प्लस एनोमलस कम है टॉलरेबल से तो सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस देगी। ठीक है, तो क्या कहता है रिजल्ट ऑफ सैंपल में? कहता है सर रिजल्ट ऑफ सैंपल में सबसे पहले आप देखो रिजल्ट ऑफ सैंपल। दूसरी बात, क्या सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस दे रही है क्या? अगर आपको लगता है कि सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस नहीं दे रही है तो भैया आप मैनेजमेंट से बोलो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करो मिसस्टेटमेंट को। सबसे पहले आप मैनेजमेंट से बोलो कि इन्वेस्टिगेट करिए, ठीक है ना, और साथ में अपने एनटी को रीडिजाइन करिए, क्योंकि अब आपको कंपैरेटिवली सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ेगा, आपको टीओसी और सब्सटेंटिव को रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो कहता है दो काम करेंगे आप सबसे पहले रिजल्ट ऑफ सैंपल देखेंगे और क्या सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस देगी, पहली बात। अगर रीजनेबल बेसिस नहीं देगी तो फिर दो काम और करने हैं, मैनेजमेंट से बोलो इन्वेस्टिगेट करो और एनटी को रीडिजाइन करेंगे अपन, ठीक है ना। और ध्यान रखना एक बात हमेशा, आपने बोला 100 में से मैं 20 आइटम चेक करूंगा। अब 20 में मान लो एक सेल्स थी 25/4 की, क्लाइंट कह रहा है यार वो तो इनवॉइस गुम गया उसका सेल्स का। आप बोलोगे दो काम कर सकते हैं, या तो अब इतनी सारी सेल है ये छोड़ के कोई और सेल चेक कर लेते हैं, तो प्रोसीजर लगा सकते हो रिप्लेसमेंट आइटम पे। ये जो 20 थे ये थे सिलेक्टेड आइटम, अगर यहां प्रोसीजर ना मिले तो लगा दो रिप्लेसमेंट आइटम पे। दूसरा काम ये भी कर सकते हो, अगर सेल्स इनवॉइस गुम गया तो बाकी भी चीजें हैं चेक करने के लिए, तो अगर इनवॉइस गुम गया तो डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लो। तो कहता है अगर वो प्रोसीजर नहीं लगा पाए तो ऑल्टरनेटिव लगा दो। अगर ऑल्टरनेटिव भी नहीं लगा पाए ना तब आप मानेंगे मिसस्टेटमेंट इन द केस ऑफ टीओडी और डिविएशन इन द केस ऑफ टीओसी। ये ध्यान रखना, यहां से इंस्टीट्यूट अगर घुस गया ना भाई साहब तो परेशान कर देगा आपको, ठीक है। चैप्टर 5 भी डन। 6 में मैं आपको बोल रहा हूं दो चीजें आप देख लीजिएगा, 560 और 570। 560 के अंदर सबसे पहली बात, सब्सिक्वेंट इवेंट दो तरह के होते हैं। पहले वो इवेंट जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट डेट के दिन, जैसे डेटर था 31 मार्च को, बाद में इंसॉल्वेंट हुआ, केस चल रहा था 31 मार्च को, बाद में डिसीजन आया या बाद में आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी कब? बैलेंस शीट डेट के दिन एग्जिस्ट कर रही थी। दूसरी तरफ वो सब्सिक्वेंट इवेंट जिसकी कंडीशन बाद में अराइज हुई है, मर्जर, नई शेयर कैपिटल बाद में अराइज हुई है। दो तरह के सब्सिक्वेंट इवेंट है साथ में। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद हुआ है बट रिपोर्ट डेट से पहले, अभी रिपोर्ट साइन नहीं किया आपने, चार चीजें करेंगे अपन। सबसे पहली बात, क्या सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई किया गया? आप वो काम करिए। सर सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सिंपल है सर, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लो, WR ले लो, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देख लो, इंटरिम रिपोर्ट पढ़ लो, इंटरिम फाइनेंशियल पढ़ लो। सर इंक्वायरी किस चीज की? क्या कोई नया लोन लिया है? क्या कोई नई गारंटी दी है? क्या कोई एसेट बेची है? क्या कोई एसेट खरीदी है? क्या कोई एसेट डिस्ट्रॉय हुई है? क्या कोई आपका डेटर इंसॉल्वेंट हुआ है? क्या कोई मेजर कैटास्ट्रोफे हुआ, जैसे डिस्ट्रक्टिव इवेंट जिससे आपको नुकसान हो रहा है? क्या एसेट डिस्ट्रॉय हुई है? क्या इवेंट अकर्ड रिलेवेंट टू रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट? डेटर का इंसॉल्वेंट होना रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट को इम्पैक्ट करेगा। क्या एसेट बेची, क्या एसेट खरीदी है, नई गारंटी दी है, नया लोन आपने लिया है, ठीक। और क्या कोई डेवलपमेंट हुआ है कंटिजेंसीज को लेकर, मतलब कोई केस इसका डिसीजन आ गया,
ठीक है ना। चलिए एक आखिरी पॉइंट और कहता है, अगर रिपोर्ट डेट के बाद पता चला आपको, आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इशू से पहले बट बिफोर इशू, सबसे पहले मैनेजमेंट से बात करिए। पहली बात कि सब्सिक्वेंट इवेंट मिला है, आप देखिए मैनेजमेंट कैसे एड्रेस कर रहा है, और आप देखिए फाइनेंशियल को अमेंड करने की जरूरत है क्या। अगर है तो बोलेंगे अमेंड कर दो, अमेंड करेगा तो रिपोर्ट तो अपन साइन कर चुके थे, उसी रिपोर्ट को अमेंड कर देंगे, उसमें दूसरी डेट डाल देंगे, या फिर नई रिपोर्ट दे देंगे ईओएम ओएम के साथ। और अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करता और आपने रिपोर्ट साइन तो कर दी लेकिन दी नहीं है, तो अब नई रिपोर्ट दो मॉडिफाइड। लेकिन अगर रिपोर्ट साइन करके दे भी चुके हो तो सर TCWG को बोलना कि मेरी रिपोर्ट मैं आपको दे चुका हूँ लेकिन थर्ड पार्टी को मत देना। लेकिन अगर TCWG फिर भी देगा तो फिर एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। पब्लिक नोटिस 570 में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ये और दूसरा ये, ठीक। सबसे पहली बात ये समझना, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है लेकिन अनसर्टेनिटी है। क्या मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है? कहता है जी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है सर। सिग्निफिकेंट डाउट जो क्रिएट कर रहा है, डिस्क्लोजर दिया है। अगर डिस्क्लोजर दिया है तो आप देंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो आप देंगे मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर मॉडिफाइड देंगे तो आप वहां स्पष्ट कर दोगे भाई कि मैं अनसर्टेनिटी है लेकिन मैनेजमेंट ने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया। और अगर अनमॉडिफाइड दोगे तो आप बताओगे गोइंग कंसर्न पैराग्राफ के अंदर, सेपरेट सेक्शन के अंदर, कि मैनेजमेंट ने उसे कहां डिस्क्लोज किया। पहली बात, उस मैटर को रेफर करेंगे। दूसरी बात, आप बता देना अनसर्टेनिटी है तो सही, सिग्निफिकेंट डाउट कास्ट कर रही है, लेकिन मैनेजमेंट ने ये बात डिस्क्लोज कर दी है, इसलिए मैं रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं। ये दो बातें बता देना। क्वेश्चन आएगा तो बेटा सिर्फ छोटा सा मत लिखना, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ये पूरा, ठीक। दूसरी बात, गोइंग कंसर्न के अंदर अगर आपको एसेंडे एविडेंस लेना है मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं, तो क्या करोगे? सबसे पहली बात मैनेजमेंट से बोलेंगे गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कर। असेसमेंट के बाद मान लो 30 जून को असेसमेंट किया मैनेजमेंट ने, हम 14 अगस्त को ऑडिट कर रहे हैं। असेसमेंट के बाद कोई भी एडिशनल फैक्ट हुआ है, सब्सिक्वेंट फैक्ट, उसको लेकर एविडेंस लेंगे असेसमेंट के बाद। दूसरी बात, मैनेजमेंट का प्लान जानेंगे, सर क्या प्लान है फ्यूचर एक्शन का। उसी प्लान को लेकर मैनेजमेंट कहता है ये प्लान है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बोलेंगे WR दे कि प्लान फिजिबल है या नहीं, उस प्लान को लेकर WR ले। और साथ में अगर मैनेजमेंट ने कैश फ्लो बनाया है तो कैश फ्लो को लेकर दो बातें लिखेंगे। पहली बात, जो डेटा यूज किया है क्या वो डेटा रिलायबल है, और जो एजम्पशन फॉर्म किए है क्या वो एजम्पशन अप्रोप्रिएट है फोरकास्ट को लेकर, ठीक है। एक ये पॉइंट देख लेना भाई। कहता है ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा TCWG से इवेंट और कंडीशन सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करेंगी एंटिटी की एबिलिटी पे। अगर डिले होता है फाइनेंशियल अप्रूव करने में और ऑडिटर को लगता है कि डिले गोइंग कंसर्न असेसमेंट से कनेक्टेड है, तो ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। और अगर लगता है रिपोर्ट के अंदर बताना, रिपोर्ट के अंदर बताएगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानबूझ के अडॉप्ट नहीं किए जा रहे हैं तो ये बात ऑडिटर कंसीडर करेगा, ठीक। डन है, 3 चैप्टर हो गए। चलो जी भाई अब चलते हैं चैप्टर 13 की तरफ। चैप्टर 13 में सबसे पहले हमें जो पॉइंट पढ़ना है वो है इन्वेस्टमेंट एंटिटी वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक बात और कहता है सबसे पहली बात, कंसोलिडेशन कब करने की ज़रूरत नहीं, कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं, अब तीनों कंडीशन पूरी होगी। पहली बात, अगर कंपनी होली ओन सब्सिडरी या पार्शली ओन सब्सिडरी है, ठीक, और कहता है सारे मेंबर्स को आपने बता दिया है इंक्लूडिंग द मेंबर्स हु हैव नो राइट टू वोट, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली वोट नहीं कर सकते, उनको आपने राइटिंग में बता दिया, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप उनको बता रहे हो तो आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप उनको बोल चुके हो भाई हम कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हैं किसी सब्सिडरी का, कौन सब्सिडरी का, कहता हम कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हैं, पहली बात उस सब्सिडरी का, उसे हम भाई CFS नहीं तैयार कर रहे हैं। पहली बात, कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया। अगर क्वेश्चन आ गया केस स्टडी और लिखा होगा भाई लिस्टेड है या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो आप बोलना एग्जामिशन नहीं मिलेगा। और तीसरी बात, या तो उसकी अल्टीमेट या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी बना रही है CFS, मतलब ये है कंपनी 1, ये है कंपनी 2 और ये है कंपनी 3। अब आप मुझे बताइए कि कंपनी 3 कंपनी 2 की सब्सिडरी है और कंपनी 2 कंपनी 1 की सब्सिडरी है। अगर ये है तो ये कहलाएगी अल्टीमेट होल्डिंग और ये कहलाएगी इंटरमीडिएट होल्डिंग। कौन सी? कंपनी 2। अगर एक बात बताओ, मुझे अल्टीमेट होल्डिंग CFS बना रही है तो CFS में ये भी आएगी और ये भी आएगी, तो क्या इंटरमीडिएट होल्डिंग को एग्जाम्पशन मिल सकता है? कह रहा है मिल सकता है।
क्योंकि अल्टीमेट होल्डिंग अगर बना रही तो फिर आपको एग्जाम्शन मिल सकता है, या इंटरमीडिएट बना रही तो फिर किसी और को एग्जाम्शन मिल सकता है। मान लो इसके नीचे एक और है और ये तो इंटरमीडिएट होल्डिंग हो गई, अगर ये बना रही तो फिर इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते भाई लिस्टेड और प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में नहीं होना चाहिए, और साथ में इंटीमेट आपने कर दिया होगा राइटिंग मेंबर्स को प्रूफ ऑफ डिलीवरी के साथ। ठीक है, साथ में कहता है सर एक बात और, इन्वेस्टमेंट एंटिटी को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। तो किस लिए? टू मेजर ऑल इट्स सब्सिडरीज एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मेजर करने के लिए आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। और सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी? इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो है सर, पहली बात नाम ही इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, जो पैसे ले रही है इन्वेस्टर से, उसे कह रही है हम आपका इन्वेस्टमेंट मैनेज करेंगे, और वादा कर रही है इन्वेस्टर को। क्या वादा कर रही है? कमिट कर रही है इन्वेस्टर को। किस बात का कमिट कर रही है? कि जो पैसा आपसे ले रहे हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका, और वहां से या तो आपका पैसा बढ़ा कर देंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, या आपको इनकम देंगे उस इन्वेस्टमेंट पे, या दोनों देंगे। तो पैसा आपने लिया और वादा किया साथ में, ठीक। और तीसरी बात, जितना भी इन्वेस्टमेंट उसने किया है फाइनेंशियल ईयर में, उस इन्वेस्टमेंट का वो वैल्यूएशन करिए, भाई इतना पैसा लगाया, उस पैसे की अभी हेल्थ क्या है, मतलब वेल्थ की हेल्थ कितनी है, कितना पैसा बचा है। तो मेजर एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंशियली ऑफ ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। तीनों कंडीशन अगर हैं तो फिर कंपनी को इन्वेस्टमेंट एंटिटी मानेंगे, और इन्वेस्टमेंट एंटिटी को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, ताकि मेजर कर सकें अपने इसको प्रॉफिट लॉस पे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सुनिए। अगला है सर इसमें प्लानिंग। कहता है सर अगर आप ऑडिट कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो आपको प्लानिंग में ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले 315 वाला पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप वाइज कंट्रोल कैसे हैं, और आईटी कंट्रोल्स कैसे हैं। आईटी कंट्रोल दो तरह के होते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। दूसरी बात, अगर आपको कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो तो अंडरस्टैंडिंग लीजिए अकाउंटिंग पॉलिसीज की, अकाउंटिंग पॉलिसीज पेरेंट की भी और कंपोनेंट की भी। फिर अंडरस्टैंडिंग लीजिए कंसोलिडेशन प्रोसेस की, उसमें वो भी देख लेना कि अगर फॉरेन कंपोनेंट है तो उसका कंसोलिडेशन कैसे करते हैं। रीजनिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलग अलग हो सकता है, तो भाई अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग लो, अकाउंटिंग पॉलिसी की भी अंडरस्टैंडिंग लो, कंसोलिडेशन प्रोसेस की भी अंडरस्टैंडिंग लो। साथ में एंट्री डिजाइन करो आरएम के बेसिस पे, और आप देखो कितना काम यूज कर सकते हैं कंपोनेंट के ऑडिटर का 600, और कोऑर्डिनेशन विद द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। तो अंडरस्टैंडिंग के 3 पॉइंट, एंट्री डिजाइन करो और किस तरीके से आप ओए का काम यूज करेंगे, और साथ में कोऑर्डिनेशन। एक बात और कहता है सर, जब आप ऑडिट करेंगे ना सीएफएस की, तो आपको क्या करना है, आपको पिछले साल के वर्किंग पेपर्स का रिव्यू करना है। कहता है जो प्रोसीजर पेरेंट ने परफॉर्म किया कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने में, कई बार क्या होता है कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, कोई सब्सिडरी आपको पता ही नहीं है या एसोसिएट कंपनी है, तो क्या है पेरेंट का प्रोसीजर क्या है आप वो देखो कंपोनेंट के आइडेंटिफिकेशन में। जो भी इन्वेस्टमेंट पेरेंट ने कंपोनेंट ने किया आप वो देखिए, शेयर होल्डिंग डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि 20% है उससे ऊपर गया तो फिर एसोसिएट है, 50 है उससे ऊपर गया तो आपको देखना पड़ेगा। जॉइंट वेंचर्स देखिए, स्टैट रिकॉर्ड्स देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर मेंटेन करते हैं 196 के अंदर, 190 के अंदर रजिस्टर्स आप देखिए। कहता है कोई भी अरेंजमेंट जो इंक्लूड नहीं किया गया सीएफएस में वो आप देखो, और मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो कि क्या कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसे आपने इंक्लूड नहीं किया सीएफएस में, आइडेंटिफाई करो उसको, और अगर किसी कंपोनेंट को एक्सक्लूड किया गया है तो उसका रीजन पूछो। ठीक है, पहले ही पढ़ा बाद में पढ़ेंगे एक्सक्लूजन। अच्छा अब एक बात समझिए, कहता है सर एक्सक्लूड क्यों करेंगे, यहां दिया हुआ एक्सक्लूड क्यों करेंगे, आइए बात करते हैं। पहले यहां चलते हैं थोड़ा सा AS21 में। कहता है 2 रीजन है। कहता है अगर आपका रीजन जो है ना, आपका जो रिलेशनशिप है ना पेरेंट के साथ, होल्डिंग एसोसिएट जॉइंट वेंचर का, वो टेम्पोररी है, या फिर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उस रिस्ट्रिक्शन के कारण आप अपने फंड्स ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे टू द पेरेंट कंपनी। तो कहता है सर अगर या तो रिलेशनशिप आपकी टेम्पोररी है या रिस्ट्रिक्शन है टू ट्रांसफर टू द पेरेंट एंटिटी, उस केस में एक्सक्लूजन हुआ एज पर AS21। साथ में देखा अंडर कंपनीज एक इंटरमीडिएट सब्सिडरी जो इंडिया में है उसको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, अगर कंपनी कंडीशन पूरी करती है। अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, याद है इंटरमीडिएट सब्सिडरी तब नहीं बनाएगी जब होल्डिंग अल्टीमेट होल्डिंग है, इंटरमीडिएट होल्डिंग बना रही होगी, लिस्टेड नहीं होगी, प्रोसेस लिस्टिंग, वो सेम पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। तो 2 बातें कह रहे हैं, इन 3 केस में आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 नए हैं, बाकी पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, साथ में अगर एक्सक्लूड किया गया है तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो पेरेंट का इंटेंशन है, अगर आप कह रहे हो ना टेम्पोररी है तभी तो इंक्लूड नहीं कर रहे ना सीएफएस में आप, तो आप चेक कर लेना पेरेंट का सही में इंटेंशन है सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ करने का इन द नियर फ्यूचर।
और ये जो इंटरेस्ट है पेरेंट का डिस्पोज ऑफ करने के बाद में नहीं, एग्जिस्ट कर रहा होगा एक्विजिशन के वक्त, कि बाद में सोचा कि अब डिस्पोज ऑफ कर देते, नहीं सर, वो एग्जिस्ट कर रहा होगा एक्विजिशन के वक्त। तो जब सब्सिडरी बनाया होगा आपने उसे तभी तय कर लिया, जब रिलेशन जब स्टैब्लिश किया तभी बोला 3 महीने में ब्रेकअप कर देंगे, तो रिलेशन ही टेम्पोररी है, वही चल रहा है। ये कहता है एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट के वक्त ही आपने बोला इन द नियर फ्यूचर हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो आप मानेंगे कंट्रोल टेम्पोररी है, उस को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। कहाँ से? कंसोलिडेशन से, ठीक है ना। और साथ में कहता है देयर कुड बी 2 रीजंस मैं आपको बता चुका हूं। साथ में ध्यान रखना, आप चेक कर लेना कंप्लायंस ऑफ एफआरएफ, ठीक। कहता है आप ये चेक कर लेना, अगर आप ये सब चेक कर रहे हो कि टेम्पोररी है या नहीं, टेम्पोररी कब मानेंगे, मैंने आपसे कहा इन द नियर फ्यूचर डिस्पोज ऑफ करने का इंटेंट था आपका स्टार्टिंग से एक्विजिशन के वक्त से ही। लेकिन ऑडिटर क्या करेगा? कहता है ऑडिटर चेक करेगा बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, ईयर एंड के बाद वाली बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, कि क्या कोई लिक्विडेशन या कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट है। इससे आपको पता लगेगा कि कंट्रोल सही में टेम्पोररी है या नहीं। हाँ, धीरे धीरे लिक्विडेशन करना स्टार्ट कर दिया, सब्सिडरी में जो आपकी शेयर होल्डिंग है वो आप बेच रहे हैं, कंट्रोल टेम्पोररी है, लेकिन खरीदते जा रहे हो, काय का टेम्पोररी है भाई, ठीक। क्या कोई चेंज आया है शेयर होल्डिंग पीरियड में और उस चेंज का इफेक्ट? हाँ, पहले शेयर होल्डिंग थी 60%, अब हो गई है 25%, पहले सब्सिडरी थे, अब एसोसिएट है, ठीक। और बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देखिए, शेयर होल्डर एग्रीमेंट देखिए, स्टैट्यूट देखिए, एग्रीमेंट टू शेयर नो हाउ टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर वाले केस में, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। तो कहता है अगर किसी सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर को आपने एक्सक्लूड किया है सीएफएस बनाते वक्त उन 2 ग्राउंड पे, तो ऑडिटर तीन चीज़ें चेक करेगा। मीटिंग मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, ताकि समझ सके कि सही में कोई नया इन्वेस्टमेंट है वो किया है, चेंज इन शेयर होल्डिंग, और साथ में मिनट्स के साथ स्टैट्यूट और शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट टू शेयर नो हाउ टेक्नोलॉजी और वो सब, ठीक। ये हो गया भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाते हुए जा रहा हूँ, WR ले लेना भाई, बीइंग ऑडिटर। आप सीएफएस के ऑडिट करते हैं, किससे लेंगे? मैनेजमेंट प्लस GWG से। किस बारे में? WR लेंगे कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन एविडेंस की मैनेजमेंट जो पेरेंट का है वो इस बात को WR में एक्नॉलेज करेगा कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है सीएफएस को बनाने की एज पर द एफआरएफ, और जो फाइनेंशियल वो बनाएगा सीएफएस, वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन देंगे, और वही एफआरएफ मानेगा सीएफएस बनाते वक्त मैनेजमेंट, जो पेरेंट के ऊपर लग रहा है। तो सीएफएस को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है, एज पर द फ्रेमवर्क एप्लीकेबल ऑन द पेरेंट। और वो सारी बातें जो रेलेवेंट है, मटेरियल है सीएफएस के लिए, वो बातें आप WR में बता देंगे। कौन? मैनेजमेंट DCWG। और कौन सी बातें रेलेवेंट होती है, मटेरियल होती है? कहता है ये सारी बातें मटेरियल, छोटा सा पॉइंट है, एग्जाम्पल है कि भाई कौन सी बातें मटेरियल है सीएफएस के लिए? कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट सबको इंक्लूड किया गया। सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन, आपस में RP-RPT क्या हुए हैं वो देखो, और जो भी एडजस्टमेंट है, चाहे परमानेंट हो चाहे करंट पीरियड एडजस्टमेंट हो, कंसोलिडेशन, वो अप्रोप्रिएट और कंप्लीट है, इंक्लूडिंग एलिमिनेशन ऑफ इंटरग्रुप ट्रांजैक्शंस, ठीक। तो कहते हैं 4 एग्जाम्पल हैं जो मटेरियल होते हैं। अगर WR से क्वेश्चन आया सिर्फ इतना ही लिखना ध्यान रखें, ठीक है। एनीवेज अब बढ़ते हैं आगे। एक बात और, वो इंफॉर्मेशन सेपरेट फाइनेंशियल की जो इंक्लूड नहीं करनी सीएफएस में, नहीं करनी इंक्लूड सीएफएस में, इंपॉर्टेंट है काफी ये। कहता है सबसे पहले सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, CRR, ये सब इंक्लूड नहीं करना किसमें? सीएफएस में। डिस्क्लोजर अंडर MSMED एक्ट 2006, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, नेचर कितने इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं, कौन सी तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है सीएफएस के अंदर। जो पैसा पब्लिक इशू से लाए वो पैसा बच गया सर, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है सीएफएस के अंदर, वो सेपरेट स्टैंड अलोन में जाएगा, सीएफएस में नहीं जाएगा। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, जो आपने इंपोर्ट किया है CIF बेसिस पे, कॉस्ट इंश्योरेंस राइट, ठीक है, जो भी कुछ आप मंगवा रहे हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स, कैपिटल गुड्स। एक्सपेंडिचर अगर आप फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं, रॉयल्टी, नो हाउ कंसल्टेंसी को लेकर फेमा लगता है, उस केस में आपको बताने की जरूरत नहीं है सीएफएस के अंदर। वैल्यू ऑफ ऑल इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट जो कंज्यूम होगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और क्या परसेंटेज है टोटल कंजम्पशन में, मतलब टोटल कंजम्पशन कितना है और उसमें से कितना आपने इंपोर्ट किया हुआ सामान मंगवाया जिसे आपने कंज्यूम किया, कितना इंपोर्ट किया, फिर उसका कितना कंज्यूम किया, और टोटल कंजम्पशन में उसका परसेंटेज क्या है, और भैया कितना अमाउंट रेमिट किया है फॉरेन करेंसी में डिविडेंड के फॉर्म में। अगर आपका कोई नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर है, आपने उसको डिविडेंड दिया है
किसमें, फॉरेन करेंसी में। तो आप बताइए उसका कितने शेयर होल्डर है वो बताइए, कितने शेयर्स उनके पास है वो बताइए। और फॉरेन करेंसी क्लासिफिकेशन में आपकी अर्निंग हुई है तो कहाँ से हुई है, अलग अलग करके स्प्लिट करके बताओ। एक्सपोर्ट से जो पैसा आया, कंसल्टेंसी रॉयल्टी से जो पैसा आया, इंटरेस्ट डिविडेंड से जो पैसा आया, अदर इनकम आई है। अगर आप ध्यान से देखें तो भैया आखिरी के 5 पॉइंट तो फॉरेन वाले ही हैं। वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी, अर्निंग इन फॉरेन करेंसी, अर्निंग इन फॉरेन करेंसी, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी। ठीक, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स और इम्पोर्टेड में कितना कंज्यूम किया और टोटल कंजम्पशन में कितना परसेंटेज है, और कितना आपने डिविडेंड दिया है बाहर वाले एनआरआईज को, कितने नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर है वो बताओ, कितने शेयर उनके पास है वो बताओ। साथ में सोर्स ऑफ बोनस शेयर, एमएसएमई का डिस्क्लोजर और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और डिस्क्लोजर ऑफ अनयूटिलाइज्ड मनी। ठीक है भाई, लो भाई ये तो हो गया डन, इतना ही था ना आपके पास। आपको फाइल में उतना ही मिलेगा जो आपके रिलेवेंट है। ठीक है, डन। चलो भाई अब चलते हैं फटाफट से बैंक की तरफ, फिर चलते हैं डीडी में। बैंक क्या बोलता है सर? बैंक कहता है देखो बैंक में कई सारी बातें हैं, कुल 3-4 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्करेंट अच्छे से पढ़ लेंगे, थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन करवा रहा हूँ, बाकी आपके पास मेन कंटेंट तो होगा ही। कॉन्करेंट ऑडिट का मतलब ये है सर जो साथ में चलती है कॉन्करेंटली। कहता है ट्रांजैक्शन होता जाएगा, आप ऑडिट करते जाओगे। ठीक है, कॉन्करेंट ऑडिट। कहता है सर कॉन्करेंट में रीजन ये है कॉन्करेंट का, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, ज्यादा टाइम आप होने देते नहीं हो ट्रांजैक्शन को, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता है आप साइमल्टेनियसली ऑडिट करते जाते हो कॉन्करेंटली एज इट्स टेक प्लेस, और ऑथेंटिकेट करते हो ट्रांजैक्शन विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। जब वो ट्रांजैक्शन होगा शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर आप उसे चेक कर देते हो, और अगर लगता है कमी है तो रेमेडियल एक्शन लेंगे। कहते हैं सर स्कोप कौन फिक्स करेगा? तो स्कोप फिक्स करेगा बैंक का सेंट्रल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, लेकिन इसके लिए कंसल्ट करेगा ऑडिट कमेटी से। ठीक है ना। और आरबीआई ने बोला है भाई जब कॉन्करेंट ऑडिट आप करेंगे तो कॉन्करेंट के अंदर अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप देखें जनरली तो कैश, डिपॉजिट, एडवांस, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, हाउस कीपिंग, अदर आइटम्स। मैं आपको बता रहा हूं कॉन्करेंट अच्छे से कर लेना, और कॉन्करेंट के जो ये वाले पॉइंट है ये भी आप देख सकते हैं, मिल जाते हैं आपको, है ना, है ये भी दिए हुए हैं, तो इसको भी एक बार थोड़ा थोड़ा सब में देख लेना। ठीक है, हाउस कीपिंग वगैरह। ठीक है, ये अब मैं वो बता नहीं रहा हूं आपको, लेकिन सबके इंडिविजुअल डिस्कशन है, तो एक बार थोड़ा सा देख लेना उसको। ठीक है, साथ में रेमुनरेशन फॉर्म फिक्स करेगा, रेमुनरेशन फिक्स करेगा अगेन एसीबी। ठीक, और एसीबी ही रेमुनरेशन फिक्स करेगा, ये देखते हुए कि भैया क्या क्या कवरेज कर रहा है कॉन्करेंट ऑडिटर, कितने स्टाफ लगेंगे उसमें, और स्किल सेट क्या चाहिए। स्किल सेट हाई है, ज्यादा लोग चाहिए, तो कंपैरेटिवली रेमुनरेशन ज्यादा होगी। ठीक, साथ में अपॉइंटमेंट कौन करेगा कहता है जी, और अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, तो ऑडिटर कौन बनेगा, या तो बैंक का खुद का स्टाफ या फिर एक्सटर्नल भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है अगर खुद का स्टाफ है तो भाई एक्सपीरियंस, ट्रेन और इंडिपेंडेंट होना चाहिए ब्रांच से। मतलब जिस ब्रांच की कॉन्करेंट ऑडिट हो रही है आप उस ब्रांच के तो एम्प्लॉय नहीं होगे ना यार, किसी और ब्रांच का एम्प्लॉय किसी और ब्रांच की कॉन्करेंट ऑडिट कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना सर उसी ब्रांच की आप कॉन्करेंट कर रहे हैं जिसके आपके खुद एम्प्लॉय है। कहता है ब्रांच से इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। टेन्योर फिक्स करेगा एसीबी अगेन, लेकिन टेन्योर कितना किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, 5 साल इन द केस ऑफ बैंक, 3 साल इन द केस ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच की कर रहे हो तो मैक्सिमम 3 साल, बैंक की कर रहे हो तो मैक्सिमम 5 साल, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। और अगर कोई भी ओमिशन या एक्ट, मतलब कोई भी ओमिशन या कोई भी इलीगल एक्ट आप करते हैं तो उस केस में आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा और रिपोर्ट दी जाएगी आरबीआई प्लस आईसीआई दोनों को। ठीक है ना। अगर एक्सटर्नल जो है वो अगर ऐसा लगता है कि कोई भी ओमिशन वगैरह किया गया है तो उस केस में एक्शन लेंगे, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें, और आरबीआई प्लस आईसीआई दोनों को बताएं। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार ये जरूर देख लेना इनके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर चलते हैं क्रेडिट कार्ड। बहुत बहुत रिलेवेंट लग रहा है सर। क्रेडिट कार्ड के अंदर देखो कई सारे बातें हैं, लेकिन बैंक वैसे ही बहुत बड़ा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर कहता है सबसे पहले चेक कर लो सर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। स्क्रीनिंग का मतलब एप्लीकेशन सबमिट हुई, एप्लीकेंट की चेक होगी एप्लीकेशन, उसके हिसाब से फिर उसका क्रेडिट कार्ड इशू होता है। ठीक है ना। सिविल स्कोर वगैरह चेक करते हैं, तो सिविल स्कोर का अगला पॉइंट है क्रेडिट असेसमेंट होगा सर। अनइशूड कार्ड जो किसी को नहीं दिए गए अभी तक, उसकी कस्टडी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के पास होगी। क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट टाइमली बनना चाहिए और कस्टमर को भेजना पड़ेगा, बिल्कुल भेजेंगे सर, जान खा जाते हैं वो तो। पीरियोडिक रिव्यू करिए कि क्या क्रेडिट कार्ड होल्डर की जो लिमिट है उसको टाइम टाइम पर रिवाइज करते रहिए, कम करना है कम, और कई बार बढ़ाने का भी होता है तो आपको मैसेज करते हैं कि आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ गई, आप इस पर क्लिक करके फॉर्म भर के एक्सेप्टेंस देकर आपकी लिमिट बढ़ सकती है। तो टाइम टाइम पे लिमिट भी रिवाइज करते रहिए, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। अगर पैसे ना दे तो फॉलो अप करो, पूछो मत भाई। अगर पेमेंट ओवर ड्यू है तो उसको आइडेंटिफाई करिए, और अगर लगातार वो पैसे नहीं दे रहा है तो फिर भी आप क्रेडिट कार्ड थोड़ी यूज करने दोगे, तो कह रहा है डिफॉल्ट के केस में क्रेडिट बंद कर दो उसकी।
साथ में एक बात ध्यान रखिए, अगर मर्चेंट कंफर्म करता है अनयूटिलाइज लिमिट ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर, तो फ्रॉम बैंक बिफोर एक्सेप्टिंग पेमेंट, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं अपना क्रेडिट कार्ड कहीं स्वाइप कर रहा हूँ तो मर्चेंट के यहाँ पे, तो मर्चेंट पहले पूछेगा ना कि भाई इसके पास लिमिट है या नहीं, तभी पेमेंट अप्रूव होती है। कई बार पेमेंट आप डिक्लाइन हो जाती है, जब आपका कार्ड मैक्सड आउट हो जाएगा, मैक्सड आउट मतलब आपकी लिमिट एक्सीड हो चुकी है, तो फिर वो होगा नहीं प्रोसेस। तो मर्चेंट पहले पूछेगा, ये सिस्टम होना चाहिए। साथ में प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय मर्चेंट, आप कभी भी देखें जो भी मशीन रखते हैं कार्ड मशीन, वो शाम में जब दुकान बढ़ाने का समय होता है तो वो सेटलमेंट करते हैं, तो सेटलमेंट करेंगे सारे ट्रांजेक्शन रिसीव थ्रू क्रेडिट कार्ड। और साथ में जो भी खर्चा हुआ है भैया रीइंबर्समेंट को, मर्चेंट को रीइंबर्समेंट करेंगे, जो भी रीइंबर्समेंट किया गया मर्चेंट को, मतलब खर्चा इन द सेंस की बैंक का खर्चा है एक तरीके से, रीजन बिंग पैसा तो आया है बैंक के पास, जब मैं अपने स्वाइप मशीन से पैसे लूंगा, मेरी एक दुकान है तो बैंक पहले जाएगा बैंक के पास, फिर बैंक हमें वापस करेगा, तो कहता है वो रीइंबर्समेंट चेक करिए, करीब करीब 10 पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। साथ में सेल परचेज थोड़ा शॉर्ट में ये दिया हुआ है, शॉर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सेल परचेज ऑफ एनपीए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है अगर एनपीए की सेल परचेज हुई है, सबसे पहले आप बोर्ड की पॉलिसीज देख लो, बोर्ड की पॉलिसी क्या क्या वो मानी गई है सेल परचेज करते वक्त, क्या एनपीए को कम से कम 2 साल हुए हैं उसके बाद ही आप बेच पाएंगे। बेचने के बाद बैंक कोई रिस्क बियर नहीं करेगा आफ्टर सेल कि भैया कल को क्या हुआ, पैसे आए नहीं है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। और सेल कंसिडरेशन भी कैश में होनी चाहिए, कंटिंजेंट नहीं कि पैसा आएगा तब देगा आपको बायर ऑफ एनपीए, ना भी पैसे अभी चाहिए, कोई रिस्क भी नहीं चाहिए फर्दर। और जो बैंक ने खुद एनपीए बेचा था बैंक दोबारा उसे नहीं खरीद सकता, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट, अगर सेल परचेज का पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट तो लिखना ही है 5, प्लस अगर सेल का पॉइंट आया तो ये 5 तो लिखने ही है, प्लस ये 3 पॉइंट लिखने, परचेज का पॉइंट आया तो ये 5 तो लिखने हैं, प्लस 3 पॉइंट लिखने हैं। अब सेल को लेके स्पेसिफिक पॉइंट कौन से हैं, कहता है सेल पे एनपीए को अपने बुक से हटा देंगे आप, अगर सेल आपकी नेट बुक वैल्यू से कम का है तो ऑब्वियस सी बात है लॉस हुआ, आपको डेबिट करना पड़ेगा पीएनएल में। लेकिन अगर सेल प्राइस नेट बुक वैल्यू से ज़्यादा का है तो एक्सेसिव प्रोविजन जो है इसे रिवर्स नहीं करेंगे, इट शेल नॉट बी रिवर्स, बल्कि यूटिलाइज करेंगे बाकी एनपीएस के लिए, बाकी एनपीएस जो बनाने वहां यूज कर लेना, रिवर्स मत करना एक्सेस प्रोविजन को, ठीक। परचेज ऑफ एनपीए, अगर आप एनपीए खरीद रहे हो तो सर एनपीए को प्रॉपरली क्लासीफाई करिए और अकॉर्डिंगली डाउटफुल है लॉस है उसके हिसाब से प्रोविजन बनाइए। और कोई भी रिकवरी है उससे पहले एक्विजिशन कॉस्ट, अब मान लो मैंने एनपीए बैंक से परचेज किया आपने 10 करोड़ का, तो भाई जो पहले पैसे आएंगे उससे पहले एक्विजिशन कॉस्ट ही तो माइनस करेंगे ना, उसके बाद प्रॉफिट बुक करेंगे। और ध्यान रखना बैंक 100% रिस्क वेट देगा एनपीए परचेज पे, अगर आपने एनपीए कोई खरीदा है तो रिस्क वेटेड एसेट आपने सुना होगा उस पर 100% रिस्क वेट असाइन करते हैं अपन। एक क्वेश्चन आया था भाई, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए वाला, एक क्वेश्चन भी वो साथ में करवा रहा हूं मैं कि आरएमएल एंड एसोसिएट्स जॉइंट ऑडिटर हैं, ऑडिट करते वक्त उन्होंने एनालाइज किया इंडस्ट्री डेटा एनपीए वाला इन सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एज पार्ट ऑफ रैप, ठीक। अब ये बैंक दिए हुए हैं, इनका ही डेटा दिया हुआ है, ठीक। अगर आप देखें तो ग्रॉस एनपीए ये है आपका, नेट एनपीए ये है आपका, ये बैंक का नाम है। कहता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप बताइए ग्रॉस एनपीए से क्या मतलब है, नेट एनपीए से क्या मतलब है। ये टॉपिक जनरली स्टडी मैट में है नहीं बट क्वेश्चन है, ठीक। और ऑडिटर के तौर पे आप कैसे कंपेयर करोगे रेशियो ऑफ नेट एनपीए टू नेट एडवांस विद अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, नेट एनपीए टू नेट एडवांस। अब ध्यान से देखें, कहता है सर सबसे ज्यादा रेशियो नेट एनपीए नेट एडवांस कहां पे, मतलब कितने एडवांसेस आपने दिए हैं और उस पर कितना एनपीए हुआ है। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो इस वाले बैंक में दिख रहा है, इस वाले बैंक में, और पूरा पढ़ते हैं। कहता है सर ग्रॉस एनपीए का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनपीए, जिसमें आप फ्रेश एनपीए ऐड करेंगे ड्यूरिंग द ईयर और रिड्यूस करेंगे अगर कोई भी रिकवरी राइट ऑफ हुआ है तो, इसे बोलेंगे ग्रॉस एनपीए। ओपनिंग बैलेंस प्लस कोई भी एनपीए था ऐड कर दिया, कोई यूज किया तो माइनस कर दिया। नेट एनपीए जो है वो अराइव होगा आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ टोटल प्रोविजन अगेंस्ट एनपीए, मतलब जो आपका ग्रॉस एनपीए है उसमें से माइनस करिए प्रोविजन, ठीक है सर माइनस कर दिया प्रोविजन, प्रोविजन माइनस करने के बाद कोई बैलेंस है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, ये सब माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा नेट एनपीए। कहता है नेट एनपीए नेट एडवांस हायर है इंड बैंक के केस में, आईएनडी बैंक के केस में एज कंपेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। ये इंडिकेट करता है सर, क्या इंडिकेट करता है
कि भाई बैंक ने रिकवरी नहीं की है या प्रोविज़न नहीं बनाए हैं आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से। रीज़न बीइंग, अगर आपने बनाए होते तो आपके नेट एनपीए कंपैरेटिवली यहाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि नेट एनपीए में ना अगर आप प्रोविजनिंग प्रॉपर करेंगे तो नेट एनपीए कम हो जाएगा। अगर आपका नेट एनपीए हाई है इसका मतलब आपकी प्रोविजनिंग प्रॉपर नहीं की। अभी पढ़ा ना आपने कि नेट एनपीए मतलब क्या है, जब डिडक्शन कर देंगे तो नेट एनपीए आ जाएगा। अगर नेट एनपीए हाई है इसका मतलब आपने प्रोविजनिंग पुअर की है। ठीक, डन है भाई। चलो अब चलते हैं, पहले करते हैं 17 में एज यूजुअल आपको पता है सबसे पहले तो भाई ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर वैल्यूड एसेट्स और हिडन लाइबिलिटीज। ओवर वैल्यूड दोनों का निमोनिक बना हुआ है लूडो ए आई ट्रिपल आई। बोले सर ये क्या है? एओ मतलब मैं, 3 बच्चे आई, हम तीनों एओ सर के साथ लूडो खेलेंगे। आओ जरा पढ़ते हैं। ओवर वैल्यूड एसेट्स में क्या क्या आ सकता है सर? लिटिगेटेड एसेट्स या प्रॉपर्टी, अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स, डिफर्ड रेवेन्यू खर्चा, ऑब्सोलीट या नॉन मूविंग इन्वेंट्री लूडो। एसेट मोर देन करंट मार्केट वैल्यू, जहां कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं एक्सपेंडिचर का, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कारण, मोर देन करंट मार्केट वैल्यू। ऑब्सोलीट प्लांट मशीनरी, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री थी ऊपर, या ऑब्सोलीट प्लांट मशीनरी। इन्वेस्टमेंट कैरीड एट कॉस्ट, अगर एनआरवी कम होगी तब, सॉरी एनआरवी इज लोअर। ठीक। इंटेंजिबल एसेट ऑफ नो वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कैरिंग अ वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न। आई, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, एनआरवी विच इज लोअर। इंटेंजिबल एसेट एट नो वैल्यू, ऑफ नो वैल्यू, वो आप देख लेना, कोई कीमत नहीं लेकिन फिर भी दिखाई जा रही, तो एसेट बढ़ी हुई है आपकी। इन्वेस्टमेंट जिसमें बहुत लो रेट ऑफ रिटर्न है, आई। ऑब्सोलीट प्लांट मशीनरी फिर भी आप दिखा रहे हो तो सर ओवर वैल्यूड एसेट है। ऑब्सोलीट इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड एसेट है। डिफर्ड रेवेन्यू खर्चा ओवर वैल्यूड एसेट है। अनकलेक्टेड पैसा मिलना ही नहीं ट्रेड रिसीवेबल से, फिर भी आप दिखा रहे हो ओवर वैल्यूड एसेट है। साथ में लिटिगेटेड एसेट ओवर वैल्यूड एसेट है। अंडर वैल्यूड या यू कैन से हिडन लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? सिंपल निमोनिक है, हट बस पगले। ह्यूज लेबर क्लेम्स अंडर निगोशिएशन, लेबर कह रहे हैं हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमें ग्रेचुटी ज्यादा दो, ये करो वो करो। एच। अनरिजॉल्व्ड लेबर लिटिगेशंस चल रही हैं, रिजॉल्व नहीं हुआ अभी तक। ऊपर निगोशिएशन था, यहां लिटिगेशन है। टैक्स लायबिलिटी, टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बिजनेस आपने बेच दिया और कंपनी कह रही है पुरानी लायबिलिटी को हम इंडेमनीफाई करेंगे, लेकिन दिखा नहीं रहे उस बात को। ठीक। अनफंडेड ग्रेचुटी मतलब लीव इनकैशमेंट या सुपर इनोवेशन, पैसा देना लेकिन कोई प्रोविजन नहीं बनाया आपने ग्रेचुटी को लेकर। शो कॉज नोटिस आए आपको लेकिन आपने दिखाए ही नहीं। ठीक। प्रोडक्ट क्लेम, वारंटीज प्रोविजन वगैरह। एग्रीमेंट टू बाय बैक शेयर्स, पैसा तो देना पड़ेगा। लेटर ऑफ कंफर्ट दिया आपने, गारंटी नहीं होता, आपको पता है लेटर ऑफ कंफर्ट आप पढ़ते हैं एक तरीके से कि भाई हाँ ठीक है दे दो, नहीं तो ठीक है, हमारा एश्योरेंस है हमारी तरफ से। लिटिगेशंस प्लस पेंडिंग फाइनल असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और क्लेम। तो याद कर लेना भाई इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हट बस पगले, हट बस पगले। लेबर क्लेम, लेबर लिटिगेशन, टैक्स लायबिलिटी। बिजनेस बेच दिया, पुरानी लायबिलिटी को प्रॉमिस किया, ग्रेचुटी, अनफंडेड लीव एंगेजमेंट, सुपर इन्वेशन। शो कॉज नोटिस आया लेकिन बताया नहीं। प्रोडक्ट का क्लेम, एग्रीमेंट टू बाय बैक, लेटर ऑफ कंफर्ट, लिटिगेशन एंड पेंडिंग फाइनल असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, इन्वायरमेंटल क्लेम और प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब देखो, कहता है इन्वेस्टिगेशन अगर बैंक एफआई के बिहाफ में करोगे, जो बैंक एफआई लोन दे रहा है तो क्या चेक करोगे? कहता है सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट चेक करेगा, इंक्वायरी करेगा किस बारे में, कि सर लोन क्यों ले रहा है सामने वाला, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा, वो कब कब पैसा रीपे करेगा, रीपेमेंट स्केड्यूल, क्या बोरोअर के पास सही में इतना पैसा है और इतना पैसा वो कमा लेगा प्रॉफिट की सही में रीपे कर पाए, क्या उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है, उसके फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है सर, उसकी रेपुटेशन इंटीग्रिटी क्या है सर, डायरेक्टर्स खासकर उस कंपनी के जो लोन ले रही है, क्या वो सही में दे पाएंगे, यानी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखकर आप जज कर सकते हो। क्या जो लोन ले रही है क्या मेमोरेंडम आर्टिकल परमिट कर रहा है लोन लेने के लिए। मैंने आपसे पहले भी कहा डायरेक्टर और उनके ऑफिसर्स की इंटीग्रिटी ऑनेस्टी देखो और कंपनी की भी पास हिस्ट्री देखो पिछले 5 साल की। इकोनॉमिक सिचुएशन, मैक्रो फैक्टर्स देखो, क्या कंपनी के हालात इकोनॉमिक या मैक्रो फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं क्या, और क्या लोन एप्लीकेशन बाकी लोगों ने रिजेक्ट की है क्या, अगर की है
तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी क्यों रिजेक्ट की है, ये आपको इंक्वायरी करनी। दूसरी बात, जज करना है आपको प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें आप एक कॉन्डेंस्ड इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे पिछले 5 साल के P&L के आधार पे, कॉन्डेंस्ड कॉम्पैक्ट करके 5 साल का, जिसमें अलग अलग इनकम अलग, एक्सपेंस अलग, नेट प्रॉफिट ग्रॉस सब अलग अलग। और आप देखना क्या ये सबको अलग अलग बताया गया है, नहीं तो फिर बनाने के लिए बोलिए। कहता है रेशियो कंपेयर करिए। रेशियो, ये सारे रेशियो के नाम याद कर लेना भाई। कौन कौन से रेशियो है? सेल टू फिक्स्ड एसेट, इक्विटी टू फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटी, CA टू CL, सेल टू बुक डेट, इक्विटी टू लॉन्ग टर्म लोन, क्विक एसेट टू क्विक लाइबिलिटीज, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, ROCE। तो सेल टू फिक्स्ड एसेट है, इक्विटी टू फिक्स्ड एसेट है, इक्विटी टू लॉन्ग टर्म लोन है, सेल टू बुक डेट है, बाकी करंट रेशियो, क्विक रेशियो। और एनुअल सेल का स्टेटमेंट बनाइए प्रोडक्ट वाइज और ट्रेंड देखिए कि सर क्या वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है ट्रेंड के हिसाब से। ठीक, साथ में एसेट लायबिलिटी के वेरिफिकेशन में क्या देखोगे, थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड एसेट में एसेट का पूरा डिस्क्रिप्शन, डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया है क्या, अगर एसेट इनकम्बर्ड है, गिरवी के तौर पे रखी गई है, तो अमाउंट और नेचर बताइए, अमाउंट और नेचर बताइए। साथ में रीवैल्यूड है अगर, तो इंक्रीज और डिक्रीज बताएं, साथ में डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक, इसके बाद अब आते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री को लेकर सबसे पहली बात, वैल्यू ऑफ एवरी इन्वेंट्री, चाहे वो RM हो, WIP हो, फिनिश गुड्स हो, ये सब, और बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। ठीक, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ फिनिश गुड्स, स्लो मूविंग और ऑब्सोलेट आइटम, मैंने आपसे पहले भी कहा था सेपरेटली बताइए, और इन्वेंट्री को प्लेज के तौर पे रखा है तो वो भी बताइए। एसेट्स का पूरा डिस्क्रिप्शन, डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया, अगर इनकम्बर्ड है तो बताइए नेचर और अमाउंट, रिवैल्यूएशन किया, कारो वाला पॉइंट, इंक्रीज डिक्रीज बताइए। साथ में अगर इन्वेंट्री की बात है तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, फिनिश गुड्स का नेचर, कंपोजिशन, ऑब्सोलेट आइटम ऊपर भी था, यहां भी है। ठीक, इन्वेंट्री प्लेज, ऊपर भी फिक्स्ड एसेट प्लेज था, यहां भी है। ट्रेड रिसीवेबल में नेचर ऑफ डेट, क्या डेट समय पर पैसा रिकवर हो गया आपका, डाउटफुल डेट है तो आपने प्रोविजन बनाया होगा, और टोटल अमाउंट ड्यू है किनका, एजिंग रिपोर्ट बेसिकली अपन बनाते हैं, डेट जिसका पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ, पीरियड ऑफ क्रेडिट अभी चल रहा है, मतलब अभी 6 महीने दिए थे, 4 महीने आपने दिए थे, अभी तक 4 महीने कंप्लीट नहीं हुए, जो अगले 6 महीने में ड्यू है, जो ड्यू हो चुकी है लेकिन रिकवर नहीं हुई 6 महीने से ऊपर, तो 3 पार्ट में आपको देखना है ऐसे। डेट कोई जो आनी है ऑफिसर डायरेक्टर से, और डेट जो आप पैसा आना है सब्सिडरी से, और कोई भी रिकवरी जो बैलेंस शीट डेट के बाद। नेचर ऑफ डेट, कलेक्टेड ऑन टाइम, प्रोविजन बनाया गया है, जो अभी क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, अगले 6 महीने में होगा ड्यू, या ड्यू हो चुका लेकिन 6 महीने से रिकवर नहीं हुआ, डेट ड्यू फ्रॉम ऑफिसर डायरेक्टर, डेट ड्यू फ्रॉम सब्सिडरी। इन्वेस्टमेंट में स्केड्यूल देख लो, कब खरीदा है इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट क्या है, क्या मार्केट और नॉमिनल वैल्यू है, और प्लेज के तौर पे रखा है तो वो बता दो। प्लेज वाला पॉइंट देखो सब में आ रहा है, सब में आ रहा है। अच्छा, यहाँ ना लाइबिलिटी में एक दो ही चीज़ बोलूँगा जो मेनली ध्यान रखना, वो है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, वही थोड़े से रिलेवेंट है। डिवेंचर और अदर सिक्योर्ड लोन इंक्लूड कर लेना सेपरेट स्केड्यूल में। अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद ड्यू डेट बता देना डिवेंचर प्लस सिक्योर्ड लोन में। तो कहता है सेपरेट स्केड्यूल में लेकर जाइए, साथ में अमाउंट और ड्यू डेट दोनों के साथ। अगर प्लेज के तौर पे कोई एसेट रखी गई है तो बता देना, प्लेज वाला पॉइंट हर जगह आएगा। जो लोन आप लेने वाले हो प्रमोटर डायरेक्टर RP से, वो बता दो प्रपोज्ड, और अनसिक्योर्ड लोन जो आपको रीपे करना है वो बता देना प्रायर टू बैंक लोन। बैंक लोन से पहले जो अनसिक्योर्ड लोन आप दोगे वो पहले वो बता दो, चेक कर लो ये सब। ठीक, बाकी तो ठीक है। फिर सर आते हैं कैश रिसीट में। ठीक, अब देखिए कैश रिसीट वाले पॉइंट थोड़े से रेलेवेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, और फ्रॉड वाले पॉइंट थोड़े से रेलेवेंट है। ठीक है, अब फ्रॉड में खासकर चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फटाफट से, ये थोड़ा सा रीडिंग वाला कंटेंट ही, ज़्यादा कुछ में है नहीं। कैश रिसीट में क्या चेक करोगे, कहता है सर आपको चेक करना है कहीं कैश सेल को क्रेडिट सेल तो नहीं दिखा दिया। माल बेचा 5,000 का, 1,000 रुपये जेब में रखे और 4,000 का दिखा के 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिखा दिया। पैसा सेम 240 वाले पॉइंट्स हैं फ्रॉड वाले। पैसा आया ठीक डेटर से, लेकिन डेटर को आपने बैड डेट दिखा दिया। ठीक, रिसीट साइड को अंडरकास्ट कर रहे हो।
फिक्टिटियस क्रेडिट एडजस्ट कर रहे हो फॉर वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न, बिल्कुल ठीक बात है सर, ठीक। और अगर 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 रिसीट टू पे फॉर फुल अमाउंट बट रिकॉर्ड ओनली ए पार्ट इन काउंटर फॉइल, पैसे तो लिया 5,000 लेकिन रसीद बना के दी 2,000 रुपए की, और कस्टमर अकाउंट को शॉर्टली डेबिट कर रहे हो, और याद करिए टीमिंग एंड लीडिंग, और जो डिफरेंस है विदआउट डिफरेंस ऑन फुल कलेक्शन बाय द कस्टमर। अभी आपने क्या किया, शॉर्ट डेबिट किया कस्टमर अकाउंट को लेजर में, मतलब सेल की 50,000 की और दिखाई सिर्फ 20,000 की। आज सेल ही 20,000 की बुक की है, तो कल को अगला पैसे तो 50,000 देगा ना आपको, तो कैशियर क्या कर रहा है, 30,000 अपने पास रख रहा है। जब 20,000 डेबिट कर रहे हो लेजर में, तो कल को जब पैसा आएगा तो क्रेडिट भी 20,000 ही करोगे ना आप। तो कह रहा है शॉर्टली डेबिट करा और बाकी जो फ्लक्चुएशन था, जो वैल्यू डिफरेंस था, वो आपने अपनी जेब में रख लिया। ये रिसीट है, ठीक। अच्छा, ये तो हो सकता है फ्रॉड के चांसेस। चेक कैसे करोगे? कहता है सर इन्वेंट्री रजिस्टर चेक करिए, काउंटर फॉइल चेक करिए, कार्बन कॉपी चेक करिए, कैश सेल को चेक करिए, बैंक से पैसा निकाला है वो चेक करिए, पासबुक से मिलाइए, बैंक में जो पैसा जमा किया है पे इन स्लिप वो देखिए, स्क्रैप बेचा है, कई बार स्क्रैप बेचने दिखाते नहीं है वो देखिए, अगर एम्प्लॉय से रेंट आया है जो टेम्पोरली क्वार्टर में रह रहे हैं तो कई बार वो पैसा आता है लेकिन दिखाते नहीं है, वो रेंट देखिए, और जो पैसा कस्टमर से आया है उनको जो रसीद इशू करिए, रिकंसाइल करिए, ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ इन्फ्लेटिंग द कैश पेमेंट्स, डबल पेमेंट कर दी इनवॉइस की, फेक इनवॉइस है, एम्प्लॉय की वेज शीट की रॉन्ग टोटलिंग कर दिया आपने, एक्सेस पैसा निकाल लिया, फॉल्सली रिफंड कर रहे हो कस्टमर को, बाकी पैसा विड्रॉ कर रहे हो उससे, पर्सनल एक्सपेंस का पैसा बिजनेस से दे रहे हो आप। तो चेक कैसे करेंगे? कहता है सर चेक कैसे करेंगे? चेक करेंगे पेटी कैश बुक चेक करो, सैलरी वेज की पेमेंट की गई है वो चेक करिए, मैनेजमेंट से पूछिए क्या वो जेन्युइन है, बियरर चेक को खासकर ढंग से चेक करिए, जिन लोगों को पैसा दिया गया उनसे एक्नॉलेजमेंट आया होगा, अगर कोई भी फिगर ऑल्टर या इरेज हुआ है तो कंफर्मेशन ले लो रिसीविंग पार्टी से। अगर आपको डाउट लग रहा है कि सर पैसे तो दिए थे लेकिन ये चेंज लग रहा है, काट पीट के शायद थोड़ा बहुत, जिसको दिया उससे बात कर लो। गुड्स कैसे ऑर्डर और रिसीव हो रहे हैं वो देखो, कि ऐसा तो नहीं कि फिक्टिटियस गुड्स के लिए पेमेंट की जा रही है जो गुड्स कभी रिसीव ही नहीं हुए, ठीक है। कॉन्फर्मेशन लिए डायरेक्टर और पार्टनर जिसको पेमेंट की गई है, ठीक। तो पेटी कैश बुक चेक करो, सैलरी वेज की पेमेंट की गई है वो चेक करिए, बियरर चेक को एग्जामिन करिए, जिन लोगों को पैसे दिए गए उनसे एक्नॉलेजमेंट आया होगा, ठीक वैसे ही कंफर्मेशन डायरेक्टर पार्टनर से भी ले लेना। अगर फिगर ऑल्टर किया गया तो अगेन कंफर्मेशन ही, कंफर्मेशन में 3 पॉइंट है बेसिकली, एक तो सिंपल है एक्नॉलेजमेंट, फिर एक एक्नॉलेजमेंट है आपका डायरेक्टर और पार्टनर से, और एक है कंफर्मेशन कब, जब ऑल्ट्रेशन या इरेज करते हैं तब, ठीक है सर। अब थोड़ा इसमें आओ एक बार, फ्रॉड 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 पहले पढ़ाता हूँ इन्वेंट्री फ्रॉड, ठीक है। इन्वेंट्री फ्रॉड में एम्प्लॉय गुड्स हटा सकता है प्रीमाइस से, चोरी कर सकता है, तो चोरी करके छुपा देगा कि डैमेज हो गए गुड्स, इन्वेंट्री रिकॉर्ड मैनिपुलेट कर देगा अगर उसने चोरी की है तो, गुड्स दिखा देगा कि 400 पीस लग रहे हैं रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में, दिखा दे 600 पीस लग रहे हैं, स्टॉक डिस्पैच हो गया बट लिखा ही नहीं आपने लेटर अकाउंट में। तो कहते हैं कैसे चेक करोगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखना कितने मटेरियल इशू है प्रोडक्शन में, क्या वो मटेरियल एक्सेसिव है पर आर कैपेसिटी के हिसाब से, कि जब मशीन ही आपके 400 पीस ले सकती है 8 घंटे में, तो 600 पीस कैसे कर दिया आपने। इन्वेंट्री फिजिकली चेक करिए, कंपेयर करिए इन्वेंट्री बुक से, एग्जैक्ट ड्यूटीज चेक करो उन पर्सन की, कौन सा पर्सन इन्वेंट्री हैंडल कर रहा है, क्या उसके पास एक्सेसिव कंट्रोल तो नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ते हैं इंटरनल चेक, एक आदमी के पास, सिंगल पर्सन के पास मल्टीपल ड्यूटीज नहीं दे सकते आप, या एक ही ट्रांजैक्शन को शुरू से एंड तक वो एग्जीक्यूट ना कर पाए, इस तरीके से सिस्टम डेवलप करिए आप। इन्वेंट्री जो आई और जो इशू हुई है वो देखिए विद गुड्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री हुई है वो देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ चेक करिए, अगर शॉर्टेज है तो रिकंसाइल किया गया है, यानी अगर चोरी हुई है, और चोरी कब हो सकती है, जब इंटरनल कंट्रोल एब्सेंट होगा या डेटा एब्सेंट होगा जहां से रिकॉर्ड बनाए गए, और मैनेजमेंट डिफेलकेट कर सकता है इन्वेंट्री को कि एक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन
डाइवर्ट कर दिया और शॉर्टेज को एडजस्ट कर दिया बाय इन्फ्लेटिंग वेस्टेज इन द प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। आपने 600 पीस में 200 पीस गायब कर दिए, और वही कहानी कि प्रोडक्शन में 400 पीस गए लेकिन आपने दिखा दिए 600 पीस, क्योंकि 200 तक गायब कर चुके हो। तो कहता है अगर ऐसा करते रहो भैया तो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट क्या करेगा? कहता है सर वो इंजीनियर की मदद लेगा, क्योंकि उसे एक्सपर्टीज है प्रोडक्शन प्रोसेस में, पास्ट रिकॉर्ड चेक करेगा, उसके हिसाब से एक्सेस है क्या वो देख लो। और ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ था कि सर पर आवर कैपेसिटी देखो मशीन की, उसके हिसाब से कि जो मटेरियल इशू किए गए क्या वो जेन्युइन है। साथ में भाई एक चीज बोलूंगा आपको, ये सप्लायर लेजर और कस्टमर लेजर, सप्लायर लेजर में फ्रॉड कैसे हो सकता है? कहता है सप्लायर लेजर फिक्टिटियस इनवॉइस इशू कर दिया, डुप्लीकेट इनवॉइस, वही परचेज वाला पॉइंट, ठीक, फिक्टिटियस या डुप्लीकेट इनवॉइस, और बाद में जो अमाउंट था उसे मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। भैया एक ही इनवॉइस तो एक ही आया था सप्लायर से, आपने दो दिखा दिए, 50,000 के दो, जबकि पेमेंट एक ही बार, इनवॉइस तो एक ही है ना 50,000 का, पेमेंट भी आपने एक बार की 50,000 की, तो अगला 50,000 अपने दिखा दो, लेकिन पैसे अपने जेब में रख लिए, क्योंकि था तो इनवॉइस एक ही। कहता है विड्रॉ कर लिया अमाउंट अनक्लेम बाय सप्लायर शोइंग दैट इट हैज बीन पेड टू हिम। सप्लायर पैसे नहीं मांग रहा है, भूल भाल गया होगा, 20-15-20 हज़ार रुपये पड़े, आपने बोले कि वो पैसे देने हैं सप्लायर को, मैं दे आऊंगा, आपने खुद रख लिए। परचेज इनवॉइस एक्सेप्ट कर लिया हायर प्राइस से, मार्केट प्राइस के मुकाबले, और एक्सेस पैसा अपने जेब में रख लिया। एक आइटम जो 16 रुपये में मिलता है मार्केट में, आपने 20 रुपये में लिया, इनवॉइस 20 रुपये का है, दे 16 ही रहे हो, 4 रुपये अपनी जेब में, और क्रेडिट नोट को सप्रेस कर रहे हो, बाद में पैसा विड्रॉ। ठीक है, अब देखो चेक कैसे करोगे, इंटरनल कंट्रोल चेक करो। जो आदमी पीओ इशू कर रहा है कहीं वो सप्लायर के साथ मिला तो नहीं हुआ? सारे सप्लायर से रिक्वेस्ट करो रिटर्न स्टेटमेंट दे, पैसा सही में ड्यू है या नहीं, है या नहीं, ये इनसे पूछ लो, रिकंसाइल कर लो, और परचेज जर्नल को मिलाइए परचेज इनवॉइस के साथ और गुड्स इनवर्ड बुक के साथ, और चेक करिए क्या सही में गुड्स रिसीव भी हुए हैं या नहीं, और सही में अगर गुड्स रिसीव हुए हैं तो क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट हुआ है या नहीं। तो 3 चीज़ें साथ में मिलाइए, परचेज जर्नल जिसे हम परचेज लेजर भी कहते हैं, परचेज इनवॉइस और गुड्स इनवर्ड बुक जो बेसिकली आप फैक्ट्री गेट में मेंटेन करते हैं। ठीक, अच्छा कस्टमर लेजर में कहता है, कस्टमर लेजर में ये आप पढ़ चुके, टीमिंग लेडिंग, एक पर्सन से पैसा आया वो बर्बाद कर दिया मिस एप्रोप्रिएशन, दूसरे का पैसा पहले में दिखाया, तीसरे का दूसरे में दिखाया। ठीक है, और कहता है ये पूरा टीमिंग एंड लेडिंग ही चल रहा है। कई बार क्या होता है, वही जो मैंने आपसे ऊपर कहा, कस्टमर ने 5,000 रुपये दिए, आपने 1,000 रुपये डिस्काउंट दिखा दिया और बोला कि कस्टमर 4,000 ही देखे गया है, फिक्टिटियस रिबेट डिस्काउंट, मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया आपने, और अमाउंट जो है दूसरे कस्टमर का दिखा दिया और विड्रॉ कर लिया, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, पैसा आया कहीं से दिखा कहीं और रहे हो, घिसे बैठे, वही पॉइंट है। 5 बातें ध्यान रखिए वेरिफिकेशन में। रिकंसाइल करिए अकाउंट्स ऑफ कस्टमर विद डेली सेल्स बुक, बिल्कुल ठीक बात है। कंफर्मेशन ले लो सर कस्टमर से कि क्या अमाउंट सही में जेन्युइन है। अगर अकाउंट बैलेंस, भाई ऊपर अपन ने कंफर्मेशन लिया सारे सप्लायर से कि भाई सही में पैसा है क्या ड्यू, ऐसे कस्टमर से पूछ लो कि सही में आपको मतलब पैसे वैसे देने क्या अपने क्लाइंट को, हमारे क्या राइट ऑफ किया गया एज बैड डेट, और क्या गुड्स अगर आए हैं तो उसे एडजस्ट किया गया है। तो ये 5 चीज़ें वेरीफाई कर लीजिए आप। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ, फोरेंसिक थोड़ा थ्योरी टाइप का ही है, फोरेंसिक एक बार अच्छे से कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना फोरेंसिक को, ठीक है। अच्छा फोरेंसिक में देखो एक तो डिफरेंस ज़रूर कर लेना, ध्यान से मैं आपको बोल रहा हूँ, फोरेंसिक अकाउंटिंग और आपका स्टैट ऑडिट का ये बहुत अच्छा डिफरेंस है, ठीक है। इस डिफरेंस में आपको बता देता हूँ, देखो 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात, पहले डिफरेंस की बात कर लें एक बार। स्टैट में आप ओपिनियन देते हैं, यहाँ फैक्ट डिस्कवर करते हैं, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं, यहाँ स्कोप कंपैरेटिवली नैरो है तो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है बैलेंस चेक करेंगे। यहाँ 2 प्रोसीजर, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव, यहाँ फोकस टेस्टिंग है ताकि अपने शक को, जो आपका प्री कंसीव नोशन है उसको वेरीफाई कर सके। यहाँ वायलेशन चेक करना है, यहाँ आइडेंटिफाई करना है मिसस्टेटमेंट को, यहाँ टेस्टिंग, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, रिकन्फर्मेशन, ये सब करते हैं, रिकैलकुलेशन। यहाँ स्क्रूटनी, एनालिसिस और फैक्ट फाइंडिंग होगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और ड्यू केयर आपके बेसिक प्रिजम्पशंस हैं। यहाँ न्यूट्रलिटी, क्योंकि आप कर रहे हो फोरेंसिक अकाउंटिंग तो आप न्यूट्रल होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ ओपिनियन फॉर्म करोगे, यहाँ एविडेंस दोगे कोर्ट को। सैंपल सिलेक्शन चलता है सर, यहाँ डिटेल चेकिंग होगी सारे ट्रांजैक्शंस की। यहाँ FAIS मानते हैं, यहाँ SA मानते हैं।
ऑडिटर जजमेंट यूज करेगा टू कंक्लूड कि मिसस्टेटमेंट है या नहीं। फैब कंक्लूड कैन नॉट कंक्लूड अदर देन, आपको एविडेंस बना के देना है कोर्ट को, कोर्ट कंक्लूड करेगा, यहां ऑडिटर खुद कंक्लूड करता है। स्टैट सबके लिए मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ सीए कर सकता है या कोई भी कर सकता है अदर देन सीए भी। यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल चेक होते हैं, नॉन फाइनेंशियल बातें भी चेक हो सकती हैं। ये स्टेक होल्डर्स के लिए करते हैं, खासकर शेयर होल्डर्स के लिए, और ये कोर्ट के लिए। एक चीज और अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये इसमें ना एक ये जो आपका पॉइंट है, एक मेरे ख्याल 2-3 अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन ऑब्टेन रेलेवेंट एविडेंस से आया था, ठीक है, तो थोड़ा सा ये ठीक है अपनी जगह। एक ये रिपोर्ट वाला पॉइंट जो है ये देखने वाला है, ठीक है, और उसके अलावा मेथोडोलॉजी, और तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है रेलेवेंट है वो है आपका ये की एलिमेंट्स, ठीक। तो भाई ध्यान रखना, कल को अगर कहता है कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के की एलिमेंट्स क्या है रिपोर्ट के, तो सर हमने एक इसका सिंपल निमोनिक बनाया हुआ टेस्ला। टाइटल, एड्रेसी और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, किसको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आप वॉल्यूम 2 में काफी कुछ पढ़ते भी है। एग्जीक्यूटिव समरी कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और एक्सपर्ट अगर आपने उसके वर्क को यूज किया तो उसका रेफरेंस दे सकते हैं। स्कोप ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स सपोर्टेड बाय की एविडेंसेस, लिमिटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ द असाइनमेंट रिपोर्ट के एंड में, और जो अप्रोच आपने ली है, असाइनमेंट किया है आपने FAIS के हिसाब से, स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, और असेसमेंट किया है और कंक्लूजन ड्रॉन किया असेसमेंट में से। अब बोलोगे सर ये क्या बवाल है, भैया ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइटल, एड्रेसी और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कहाँ कहाँ रिपोर्ट जाएगी आपकी, एग्जीक्यूटिव समरी, एक्सपर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स, आप देख रहे हो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स सपोर्टेड बाय की एविडेंस, लिमिटेशन एंड डिस्क्लोजर लास्ट में देना, ऑडिट अप्रोच, फॉरेंसिक अकाउंटिंग अप्रोच, असाइनमेंट किया गया FAIS के हिसाब से, और असेसमेंट जो आपने किया है, कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द असेसमेंट। तो अप्रोच, असाइनमेंट एज पर FAIS और असेसमेंट अंडरटेकिंग, लिस्ट ऑफ फाइंडिंग, लिमिटेशन, डिस्क्लोजर, स्कोप ऑब्जेक्टिव, एग्जीक्यूटिव समरी, एक्सपर्ट का रेफरेंस दे सकते हो, और टाइटल, एड्रेसी और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। अच्छा एक बात और कहता है सर, ये जो आपकी रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग फाइनल स्टेप है, रिपोर्ट में डिटेल आएगी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की। क्लाइंट आपसे उम्मीद करेगा कम से कम आप इतनी बातें बताइए रिपोर्ट के अंदर, समरी, कितने का लॉस हुआ, अमाउंट ऑफ लॉस, और कौन से लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। रिपोर्ट के अंदर ग्राफिक और चार्ट भी यूज कर सकते हैं ताकि फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन कर सकें। यू कैन यूज द ग्राफिक्स एंड चार्ट। और रिपोर्ट में आप ये बताओगे कैसे हाउ फ्रॉडस्टर हैज डन द फ्रॉड, और कौन से कंट्रोल्स को ओवरराइड करके उसने फ्रॉड किया है, ठीक। और टीम रेकमेंड करेगी इंप्रूवमेंट की ताकि आगे फ्यूचर में ऐसे फ्रॉड ना हो। तो रिपोर्ट फाइनल स्टेप है, रिपोर्ट में डिटेल आएगी फ्रॉड की, क्लाइंट उम्मीद करेगा सर आप समरी, अमाउंट ऑफ लॉस और पर्सन का नाम बताओगे, ग्राफिक चार्ट का यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट में आप बताओ फ्रॉडस्टर ने फ्रॉड कैसे किया और कौन से कंट्रोल को ओवरराइड किया, और टीम रिकमेंड करेगी इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। साथ में सर कैसे करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग, तो भैया ये 5 बातें ध्यान रखिए। फ्रॉड का डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेट करिए एविडेंस को, फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्ट करिए और ट्रेस करिए मिस एप्रोप्रिएशन। कंप्यूटर फोरेंसिक मतलब डेवलपिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आपकी IT एप्लीकेशंस आपको हेल्प करेंगी एविडेंस को रिकवर करने में, जो डिलीट करा जा चुका है सिस्टम में से, रिकवर, एनालाइज करना, ठीक है। आप चेक करेंगे इंटरनल कंट्रोल सही है क्या, फ्रॉड को रोकने के लिए कंपिटेंट है इंटरनल कंट्रोल, और एक्सपर्ट की टेस्टिमनी ले सकते हैं, जो एक्सपर्ट आपको बताएगा सर इसमें क्या होना चाहिए, एज एन एक्सपर्ट वो आपको बताएगा, उसमें जो भी टेस्टिमनी मतलब एज एन एविडेंस आप उसे दे सकते हैं कि सर ये एक्सपर्ट ने बताया है, कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो भी उसकी टेस्टिमनी है रिटन, उसमें वो आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं लीगल प्रोसीडिंग में एज एन एक्सपर्ट विटनेस, बिल्कुल, और ट्रायल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो 4 बातें हैं, ठीक है। 3 बातें मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, एक डिफरेंस, एक मेथोडोलॉजी, और रिपोर्ट में परफॉर्म, ये आपका रिपोर्टिंग, ठीक, और रिपोर्टिंग में जब FAIS के अंदर की एलिमेंट्स, और लास्ट एक चीज और बोल देता हूँ, ये एक बार देख लेना, परफॉर्म द एनालिसिस, ठीक है। PSU में CT से डिस्कस करना काफी सेंसिटिव मैटर है, तो ये बनाया है हमने CTC और PSU, परफॉर्मिंग द एनालिसिस अंडर फोरेंसिक अकाउंटिंग। इसमें कहता है डैमेज कैलकुलेट करोगे, एसेट को ट्रेस करोगे, कंप्यूटराइज एप्लीकेशन आपने वहां भी पढ़ा उसका यूज करोगे, PVF निकाल के प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस करोगे,
लार्ज नंबर ट्रांजैक्शन को समराइज करेंगे, ग्राफिक चार्ट का यूज कर सकते हैं, और सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, तो भाई चैप्टर 17 में इतना कर लीजिए, मेरे को लगता है काफी है। डन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ पीएसयू का चैप्टर। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं भैया। परफॉर्मेंस में क्या क्या देखना पड़ेगा, आइए देखो जी। परफॉर्मेंस सबसे पहले मीनिंग दी हुई है, मीनिंग के बाद दिए हुए हैं 3 ई क्यू। सबसे पहले मीनिंग की बात अगर आप करें तो मीनिंग में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। ठीक, किस लिए कर रहे हैं भाई एग्जामिनेशन? आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, असेसमेंट करना चाहते हैं परफॉर्मेंस का। ठीक बात है। किसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे? गवर्नमेंट एंटिटी की, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी की, उसकी एक्टिविटी की। ठीक है, ताकि इंफॉर्मेशन दे पाए किस बारे में, कि भाई अगर कहीं कहीं कमियां हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। ठीक, और अगर कमियां हैं, लैप्सेस हैं, तो आप बताएंगे ताकि करेक्टिव एक्शन लिए जा सके। तो हमने ब्रेक कर दिया इस डेफिनेशन को कई पार्ट में। ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट प्रोग्राम। साथ में इंफॉर्मेशन देंगे ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके और करेक्टिव एक्शन लिए जा सके। 3 ई है भाई यहाँ पे। पहला है इकोनॉमी, ये थोड़े बढ़िया है और इंपॉर्टेंट भी है थोड़े। ठीक है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। देखो जी, इकोनॉमी बड़ी सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट का हाईवे बन रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, जो रिसोर्सेज का एक्विजिशन हुआ है, आपने रॉ मटेरियल खरीदे हैं, जो भी चीजें परचेज की है, वो इकोनॉमिकल तरीके से होनी चाहिए। कहते हैं इसका मतलब है सर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है सीएनडीजी जब चेक करेगा, परफॉर्मेंस ऑडिट करेगा, तो उस केस में उसको वहां पर इकोनॉमी देखनी पड़ेगी। इकोनॉमी में आपको देखना है कि क्या रिसोर्सेज को एक्वायर किया गया इकोनॉमिकल तरीके से, पहली बात, इन एन इकोनॉमिकल मैनर। दूसरी बात आपको देखना है कि क्या जो आपने रिसोर्सेज का एक्विजिशन किया वो इकोनॉमिकल तो किया ही है, साथ में अभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि बेकार रिसोर्सेज खरीद लिया आपने, बेकार रॉ मटेरियल आपने खरीद लिए कम दाम पे। तो दाम सिर्फ कम हो ऐसा जरूरी नहीं, दाम तो कम होना चाहिए, साथ में ड्यू टाइम में आपने परचेज किया विद एप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये सीएनडीजी चेक करेगा। तो मतलब वो 3 चीजें चेक करेगा। पहली बात तो टाइम, 4 चीजें बल्कि प्रॉपर टाइम में, इकोनॉमिकल तरीके से, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, मतलब 4 चीजें चेक करनी है सीएनडीजी को। जो भी होता है एक्वायर करें। एग्जाम्पल कई सारे दिए हुए हैं कि भाई कंसल्टेंसी ली गई तो बेस्ट प्राइस दिया हुआ। ठीक है, पीछे कुछ टाइम पहले आया था कि बिग 4 से बहुत सारी कंसल्टेंसी पीएसयूज लेती हैं, पूरे एक अमाउंट के साथ आया था। तो ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी आप पैसा दे रहे हो। सिकनेस लीव नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप फूड एड मंगवा रहे हो, अगर आपको फूड देना है ना, राहत सामग्री पहुंचाते हैं टू द फ्लड विक्टिम्स और ये सब, तो आपने एक्वायर किए होंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो कम कर सकते हो तो कम करिए, वेस्टेज कम से कम करिए। तो वेस्टेज कम से कम, बेस्ट प्राइस लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस करिए, कंसल्टेंसी के लिए कम दाम। तो कह रहा आपको चेक करना पड़ेगा ये 4 चीजें, टाइम, इकोनॉमी, क्वांटिटी और क्वालिटी। एफिशिएंसी पे आते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है सर? इनपुट आउटपुट रेशियो। जितना इनपुट आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है नहीं। सही मैंने आप मुझसे पूछे, और एफिशिएंसी में आप चेक करते हैं एग्जीक्यूशन। कहता है आउटपुट मस्ट बी मैक्सिमाइज्ड विद द मिनिमम इनपुट। बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है फोकस आप करेंगे उस प्रोसेस में जिस प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू आउटपुट। तो भैया प्रोसेस पे काम करना है जिस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इनपुट को आउटपुट में लेके जा रहा है, मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट करना है। एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि वहां जरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर सकते हैं क्या, वहां पे इकोनॉमी में। यहां दिया प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक, स्कूल को मैक्सिमाइज करिए, स्कूल में आईटी इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। सर एफिशिएंसी देख रहे हैं आप, मजाक थोड़ी। प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या अगर दूसरे तरीके से एग्जीक्यूशन करते तो प्रॉपर होता क्या? तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, वहां पे अगर आप देखें तो सीएनडीजी 4 चीजें देख रहा था कहां पे, इकोनॉमी के अंदर, क्वांटिटी, क्वालिटी, इकोनॉमी और टाइम। यहां क्या देखेगा सीएनडीजी? यहां देखेगा जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, जो आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं मटेरियल्स का, क्या वो प्रैक्टिस साउंड है? प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस। क्या रिसोर्सेज को आपने मतलब संभाल के रखा है, मेंटेन कर रहे हो उनके रिकॉर्ड्स, प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड। रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करिए, एफिशिएंटली, वेस्टेज मत करिए। ऑप्टिमम यूज करना पड़ेगा रिसोर्सेज का, वही जो मैं आपसे कर रहा हूं, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर एप्रोप्रिएट क्वालिटी आए, क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ। ठीक है, वही आ गया ये तो टाइमली वाला, मतलब ये पॉइंट तो कॉमन आ गया, वहां भी था और यहां भी आ गया। और पब्लिक सेक्टर के जो प्रोग्राम है, इट शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड एंड एग्जीक्यूटेड, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो ऑडिटर चेक करेगा 5 बातें: प्रोक्योरमेंट, रिसोर्सेज को प्रिवेंट और मेंटेन करना, एफिशिएंट तरीके से काम करना, ऑप्टिमम यूज करना,
और प्रोग्राम को एफिशिएंटली और एग्जीक्यूट करें आप। ठीक, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इफेक्टिवनेस में क्या आएगा सर? इफेक्टिवनेस हम सिंपल देखते हैं, जो अपने गोल थे क्या वो गोल पूरे हुए हैं, क्या जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे हुए, स्कूल खोल के गवर्नमेंट स्कूल क्या ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, इम्पैक्ट क्या आया सर? आपने हॉस्पिटल खोला, खाली पड़ा हुआ, लोग आते ही नहीं, एकदम शहर से दूर है, तो सर इफेक्टिवनेस लेवल तो फेल हो गया ना वो। तो इफेक्टिवनेस लेवल पे आप चेक करिए कि ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं क्या। आपको चेक करना पड़ेगा क्या इम्पैक्ट चाहते थे और क्या इम्पैक्ट हुआ है। इम्पैक्ट तो बहुत चाहते थे लेकिन इम्पैक्ट हुआ ही नहीं, तो यू हैव टू कंपेयर द इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड द एक्चुअल इम्पैक्ट, दोनों में फर्क क्या है। तो सर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है, भाई आपने मल्टी लेवल पार्किंग बना दी, तो क्या उससे ट्रैफिक फ्लो स्मूथ हो रहा है, क्या लोगों का समय बच रहा है क्या? तो समझ में आती है बात। और मल्टी लेवल पार्किंग है, कोई जा ही नहीं रहा है, तो उस केस में फिर वो सर बेकार हो गया ना खर्चा। तो क्या इन्वायरमेंट, कोई एग्जाम्पल दिया हुआ, मान लो पेड़ पौधे आप लगा रहे, मिटिगेट हो रहा है क्या इम्पैक्ट? अब ऑड इवन स्कीम आई थी दिल्ली में, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, तो ऑड इवन, कुछ गाड़ियाँ ऑड डे में चलेंगी, कुछ ऑड नंबर के साथ MWF में चलेंगी, इवन नंबर के साथ TTS में चलेंगी, तो क्या उससे सही में इम्पैक्ट आ रहा है एनवायरमेंट पे? अदरवाइज तो बेकार है प्रोग्राम आपका। बेनिफिशियल है क्या सारे सेक्टर्स के लिए? तो इफेक्टिवनेस में आप चेक करिए क्या एनवायरमेंट, एग्जाम्पल दिया एनवायरमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, है ना। ऑडिटर क्या चेक करेगा सर? देखो वहां ऑडिटर चेक कर रहा था टाइम, इकोनॉमी, क्वांटिटी, क्वालिटी, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट और ये सब चीजें आपने देखी। यहाँ पे ऑडिटर क्या चेक करेगा? यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा जो ऑब्जेक्टिव है आपके। देखो ऑब्जेक्टिव की बात तो होगी इफेक्टिवनेस में, क्या वो ऑब्जेक्टिव सही है, कंसिस्टेंट है, सूटेबल है। ऑब्जेक्टिव ही अगर एकदम आपको लगता है यार कुछ भी अनाप शनाप ऑब्जेक्टिव रख रहे हो, सर अचीव कहाँ से होगा? और अचीव नहीं होगा तो फिर कंपेरिजन करने का मतलब क्या उस केस में? तो ऑब्जेक्टिव फिर सही होना चाहिए। साथ में कितने रिजल्ट्स अचीव किए गए वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, तो बेसिक पॉइंट है। ठीक, प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या है सर? चाहे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो, सोशल इम्पैक्ट हो, क्या इम्पैक्ट आया वो आपको देखना पड़ेगा। तो कह रहा है ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, प्रॉपर, सूटेबल, रिजल्ट्स आप अचीव कर पा रहे हैं क्या, इम्पैक्ट क्या आया वो देखना पड़ेगा। देखिए क्या ये प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, या ओवरलैप कर रहा है, या डुप्लीकेट कर रहा है? बताओ, अगर प्रोग्राम पहले से चल रहा है एक और वही प्रोग्राम लेकर आएगा तो मतलब नहीं ना, सोचिए, तो डुप्लीकेशन हो गया वो। तो ओवरलैप कर रहा है, वो भी चल रहा है, यहाँ पे आ गया तो वो दिक्कत है। या कॉम्प्लीमेंट कर रहा तो ठीक है कि एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, आप दूसरा लेकर आ गए तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना वो, तो फिर भी ठीक है। बट ओवरलैपिंग और वो डुप्लीकेशन सही नहीं है। लीगल रेगुलेशंस चेक करिए, अगर लॉ कुछ बोल रहा है तो भी कंप्लायंसेस वहां भी करने पड़ेंगे। ऑल्टरनेटिव वहां भी आपने पढ़ा, इकोनॉमी के अंदर भी, यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिव है, तो देखो भाई उस केस में। और क्या इंटरनल कंट्रोल है मैनेजमेंट का खुद का? अगर इंटरनल कंट्रोल होगा तो ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस को मॉनिटर वो इंटरनली भी कर पाएंगे। तो कुल मिला के 8-9 पॉइंट अगर आप देखिए, और कंपेरेटिवली अगर आप देखो दोनों में, तीनों में, तो इकोनॉमी और एफिशिएंसी के मुकाबले दमदार पॉइंट आपको यही मिलेगा इफेक्टिवनेस में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव सूटेबल होने चाहिए, सही होने चाहिए, किस हद तक ऑब्जेक्टिव अचीव हुए, इम्पैक्ट देखो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, प्रोग्राम ओवरलैप कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या कंप्लायंस किए गए क्या रेगुलेशंस के, ऑल्टरनेटिव देखिए, और जी पॉइंट कि भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो मॉनिटर और आप कंट्रोल जो है मॉनिटर कर रहा है, परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है क्या। 7 पॉइंट है करीब करीब, बढ़िया, ठीक। चलिए जी, अब ये हो गया डन EQ। अब चलते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में बहुत लंबी कहानी है भाई, स्टार्टिंग में मीनिंग पढ़ी, फिर ये पढ़ा, अब ये उन्होंने डाल दिया है, ठीक है, प्लानिंग परफॉर्मेंस के अंदर, तो ये पूरी कहीं ना कहीं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इस केस में। ये बहुत लंबा है, इसको हमने एक चार्ट में समराइज किया कि भाई चीजें थोड़ी आपके लिए आसान हो जाए और कहीं ना कहीं आप इसको आराम से रिवाइज कर पाए। पहला अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, बस यही मुझे इंपॉर्टेंट लगता है थोड़ा, इसका मतलब ये कि बाकी नहीं पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव देखो, मतलब कुल मिला के ना यहाँ पूरी ऑडिट दी हुई है, ऑडिट जो आप पढ़ते हैं उसी की समरी एक तरीके से आप कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव स्कोप, इसके बाद आ गया ऑडिट अप्रोच, नई बातें थोड़ी कमी दिखेंगी आपको यहाँ पे। डेवलपिंग द ऑडिट क्वेश्चन, बात यहाँ खत्म नहीं हो रही ना। ऑडिट क्वेश्चन के बाद ऑडिट टीम की स्किल्स कैसी हैं वो देखिए। ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स से थोड़ा रेलेवेंट लगता है फिर भी ADM, ठीक है। टाइम टेबल और रिसोर्सेज, वही स्ट्रेटजी वाला पॉइंट जो आप यहाँ भी पढ़ते हैं वॉल्यूम 1 के अंदर, और बहुत कुछ आपने वहां पढ़ा है इंटरमीडिएट में, ठीक है। ऐसे 300 और इंफॉर्मेशन इंटीमेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, एंटिटीज को अपना प्रोग्राम के बारे में आप बताएंगे। तो देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा नहीं ना भाई, इतना लेंथी डिस्कशन है ये, तो किसी भी एक जगह से क्वेश्चन आ सकता है।
अब किसी भी एक जगह से कहाँ आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं फिर आगे भी और पढ़ते हैं क्या दिया हुआ। आइए जी चलिए अब देखते हैं फटाफट से। सबसे पहला कह रहा है एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स देख लो अगर एंटिटी को समझना है तो। ऑब्वियस सी बात है, एनुअल रिपोर्ट है, मेमोरेंडम आर्टिकल है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, आरटीए मटेरियल जो भी कुछ है वो देखिए आप, मिनट्स है, ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लो, ठीक है। लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट में क्या आ जाएगा, कमिटीज की रिपोर्ट है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्वेश्चंस डिबेट है पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई लेटर है, ये सब कुछ आ जाएगा। तीसरे में पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप चेक कर लो, प्लानिंग कमीशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। फोर्थ आप चेक कर सकते हैं एकेडमिक रिसर्च, अगर किसी स्कॉलर इंस्टीट्यूशंस ने की है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने की है, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में पास्ट ऑडिट अगर हुई है भाई एंटिटी की, तो पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पास्ट ऑडिट रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। मीडिया कवरेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आई होगी, उसका एग्जामिनेशन करके आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिए। स्पेशल फोकस ग्रुप अगर बनाया गया है, रिपोर्ट से किसी वर्ल्ड बैंक की, किसी आरबीआई एनजीओ कोई स्पेसिफिक एंटिटी कोई आपके लिए काम कर रही है, आपके फील्ड में है और कोई रिपोर्ट वगैरह आई तो आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है और ये बहुत सिंपल भी है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी लाइक मिनट्स, एनुअल रिपोर्ट, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट जैसे एमपी का लेटर, ये सब कुछ, एकेडमिक स्पेशल रिसर्च, ये पास्ट ऑडिट, मीडिया कवरेज और स्पेशल फोकस ग्रुप। इसके बाद आता है भाई ऑब्जेक्टिव स्कोप देख लो, ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव देखते वक्त आपको एक बात ध्यान रखना, देयर शुड बी गुड परफॉर्मेंस ऑडिट। वाह क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है फैसिलिटेट करेगा बेसिकली क्लैरिटी, और कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिसाइड करेंगे तो क्लैरिटी बनी रहेगी, सर करना क्या है, स्कोप क्या है, हमें किन चीजों को कवर करना है, किन चीजों को कवर नहीं करना, तो क्वालिटी विल बी इम्प्रूव, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऑडिट में आपको हेल्प मिलेगी। स्कोप डिसाइड करते वक्त ऑब्वियसली बात है, यू विल आल्सो डिजाइन द एंटी ऑफ द ऑडिट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें दम भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एक तो ये फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। दूसरा ऑडिट अप्रोच, ये थोड़ा सा ये रिलेवेंट है, ठीक, कंपैरेटिवली, ठीक है जी। तो इसमें ऑडिट अप्रोच में सबसे पहले आपको करना है जी एनालिसिस ऑफ द प्रोसीजर्स की, कौन से प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें आप सिस्टम का रिव्यू करोगे, एग्जामिनेशन करोगे डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद आपको देखना है केस स्टडीज। केस स्टडीज में आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है, खासकर अगर आप देखें तो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप किस तरीके से उसे एनालाइज करोगे और कौन से वहां पर उस कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करके सिचुएशन एप्लीकेबल होगी, बेस्ट पॉसिबली आपको देखना पड़ेगा। देखो जी, अगर हम बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा आप एनालाइज करिए प्रोसीजर्स को, उसका रिव्यू करना पड़ेगा, सिस्टम्स का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी, उस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग डेटा आप देखिए, ठीक है, जो डेटा आपको मिलेगा मैनेजमेंट से, अदर सोर्सेज से, वो आपको देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेटा। फाइनली यू हैव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेंबर्स, उसके लिए हम सर्वे बोलते हैं। सर्वे मतलब होता है मेथड टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेंबर्स, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ऑडिटर जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, ठीक। तो ऐसा कुछ नया नहीं है, सच वही जो नॉर्मली आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग नाम जरूर दिए गए हैं यहाँ पे। फिर रिजल्ट्स को एनालाइज करिए, ठीक है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस आपको देखना पड़ेगा, परफॉर्मेंस तो आप देखते ही है वो, और एफिशिएंसी चेक करते हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यहाँ पे आप डेटा देखेंगे, डेटा में जैसे अर्निंग है, रेवेन्यू है, और देखो सारा डेटा आप चेक नहीं कर सकते, इसलिए आपको सैम्पलिंग टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो द सैम्पलिंग टेक्निक्स। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैंने आपसे कहा इस पूरे डिस्कशन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपसे कहा अंडरस्टैंडिंग, वैसे ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो जहां दम है, जहां कंटेंट है, वहां से क्वेश्चन बनेगा, जहां कंटेंट नहीं है, जहां दम नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। तो भैया प्रोसीजर एनालाइज करिए, रिव्यू करिए सिस्टम का, डॉक्यूमेंट, केस स्टडीज, एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करिए, सर्वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, रिजल्ट्स का एनालिसिस करिए, ठीक है। तो पहले में प्रोसीजर का एनालिसिस है, फिर केस स्टडीज है, फिर डेटा कलेक्ट करना है, फिर डेटा यूज करना है कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, फिर सर्वे है, फिर रिजल्ट्स का एनालिसिस है, और आखिरी में क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको डेटा चेक करना है और आपको फाइनेंशियल्स, अर्निंग्स, ये सब देखना है, और उसके लिए आप सैम्पलिंग टेक्निक का सहारा लेंगे। तो आप ध्यान से देखें तो एनालिसिस के ही 3 पॉइंट है, प्रोसीजर का एनालिसिस, रिजल्ट का एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बाकी सर्वे, एग्जिस्टिंग डेटा, केस स्टडीज। उसके बाद आता है ये ऑडिट क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। देखो ऑडिट टीम क्वेश्चंस बनाएगी डिटेल तरीके से ताकि आंसर्स ले पाए, ठीक है, इसमें कोई दम वम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ऑडिट टीम की स्किल आपको देखनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस ऑडिटर को एक चीज देखनी पड़ेगी भाई, उसके पास खुद के पास एप्टीट्यूड और नॉलेज होना चाहिए जो परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहा है। साथ में सीएनडीजी मैनुअल्स इशू करेगा भाई, किस तरीके से आपको ऑडिट करनी है, ठीक है, रिटन गाइडेंस नोट भी देगा आपको कि ऑडिट करने के लिए किन चीजों को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस भी देगा टीम मेंबर को, ठीक है, ताकि जो लोग ऑडिट कर रहे हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऑडिट कर पाए। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है, प्रॉपर रिटन गाइडेंस नोट देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, सबको सीएनडीजी देगा।
और देखो ऑडिट टीम ऑब्वियस सी बात है, जब आप प्लानिंग करते हो प्लानिंग के टाइम पे एस्टैब्लिश करते हैं एंगेजमेंट टीम को, तो भैया एंगेजमेंट टीम को आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सीएनडीजे काम है एंगेजमेंट टीम को सेलेक्ट करते वक्त, एस्टैब्लिश करते वक्त आपको जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सही लोग हैं, उनका आपको वहां पर इन्वॉल्वमेंट चाहिए अपनी टीम के अंदर। तो ऑडिट टीम को आप डिसाइड करें एट द टाइम ऑफ प्लानिंग स्टेज, और क्या एक्सपर्ट की जरूरत है। अगर इंटरनल एक्सपर्ट है तो बहुत बढ़िया, अगर इंटरनल एक्सपर्ट नहीं है तो एक्सटर्नल एक्सपर्ट आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें कोई ऐसा कोई खतरनाक कोई नया पॉइंट है नहीं, ठीक है। ये भी एक जनरल डिस्कशन मैंने आपसे कहा है इस पूरे उसमें, एक तो अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और दूसरा ऑडिट अप्रोच वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स थोड़ा अलग है, एक नया डिस्कशन कह सकते हैं आपके लिए। देखो डिजाइन मैट्रिक्स में क्या है यार, सिंपल सी बात है, आपको बताऊं, कह रहा है एक मैट्रिक्स बनाओ, बीइंग द ऑडिटर, और ऑडिट टीम बनाती है बेसिकली। जैसे मैट्रिक्स आपने बना लिया, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक दिया हुआ, ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है ना, ऑडिट क्वेश्चंस कौन से हैं, क्राइटेरिया कौन सा होगा, एविडेंस, डेटा कलेक्शन, सर्वे भी पीछे आपने पढ़ा। कह रहा है एक तरीका पहले से आप बनाइए, एक मैट्रिक्स आप बनाए, मैट्रिक्स बनाएगा कौन, ही बनाएगी टीम, ठीक। कह रहा है मैट्रिक्स बनाते हो आपकी कहीं ना कहीं बहुत हाईली फोकस्ड अप्रोच रहेगी भाई, कि हमको ऑडिट को स्ट्रेटेजाइज करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, परफॉर्म करना है, सब कुछ करना है। जो कंटेंट होगा वो ऐसा स्पेसिफिक जैसा कंटेंट ऊपर दिया हुआ वही कंटेंट सेम रहेगा, मतलब करीब करीब 5 चीजें रहेंगी, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन, क्राइटेरिया, एविडेंस और कलेक्शन, डेटा कलेक्शन। कह रहा है ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स जो बनेगा वो इन्फॉर्मेशन के आधार पे, जो इन्फॉर्मेशन प्लानिंग स्टेज के अंदर आपको मिलेगी, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्लानिंग स्टेज में मिलेगी उसके बेसिस पे आपको डिजाइन मैट्रिक्स तैयार करना पड़ेगा, ठीक। और जो वेल डिजाइन मैट्रिक्स होगा, एडीएम कहते हैं ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, उसके बेसिस पे आपको हाई एश्योरेंस मिलेगा। तो थोड़ा अलग पॉइंट है, नया पॉइंट है। कंपैरेटिवली बात करें तो ठीक है यार, तीसरा पॉइंट है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। स्पेसिमेन आपने देखा हुआ है, बनाएगा कौन, ऑडिट टीम बनाएगी। हाईली फोकस्ड अप्रोच चाहिए भाई, हाँ। कंटेंट क्या होगा, ऊपर दिए गए 5, ठीक है। प्लानिंग में जो आपको नॉलेज मिला होगा ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, उसके आधार पे एडीएम बना दो, और एडीएम अगर जितना बेहतर आप बनाएंगे उतना हाई एश्योरेंस आपको मिलेगा। तो 5 पॉइंट है भाई एडीएम में, एडीएम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। टाइम टेबल, ये 300 वाला पॉइंट है, तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बट टेबल पढ़ते हैं। कह रहे हैं वो ऑडिट टीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो सही होगी, ठीक है। टाइमलाइन कंसीडर करनी पड़ेगी सर, रिपोर्टिंग की टाइमलाइन भी होती है, कंप्लीशन टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन को देखकर आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बेसिस पर आप ऑडिट कंप्लीट करते हैं, ताकि टाइमलाइन को आप कंसीडर करें और टाइमली बेसिस पर ऑडिट कंप्लीट करते हैं। साथ में प्रोग्रेस को मॉनिटर करना जरूरी टाइमलाइन के बेसिस पे, कि यार जितने टाइमलाइन उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर लगता है नहीं कर पा रहे फिर स्पीड अप करना पड़ेगा काम को, ठीक है। कह रहा है अकाउंटेंट जनरल रिस्पॉन्सिबल होगा सर ऑडिट को टाइमलाइन पे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी, अच्छी बात है। इसके बाद अगर वेरिएशन हो टाइमलाइन में, तो सर वो वेरिएशन अप्रूव होना जरूरी है भाई, सीएनडीजे अप्रूव करेगा उस केस में। और ऊपर से आप मैनेजमेंट से ही बात करेगी भाई नहीं हो पा रहा है उस टाइमलाइन में, कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं कि हमें थोड़ा एडिशनल टाइम चाहिए, तो वेरिएशन होगा तो फिर अप्रूवल चाहिए आपको उस केस में। तो टाइमलाइन का ही पूरा पॉइंट है, बहुत सिंपल डिस्कशन है ना, कि भाई पहली बात तो सही टीम रखो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। उसके बाद कहता है जी सही टीम आपने रख ली, कोई दिक्कत नहीं है। सही टीम के बाद लिखा है भैया कि टाइमलाइन बनानी जरूरी है, टाइमलाइन आप बनाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। टाइमलाइन कंसीडर करिए, उसके बाद प्रोग्रेस को मॉनिटर करिए कि टाइमलाइन पूरी कर पाए। जनरल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर वेरिएशन है टाइमलाइन में तो फिर अप्रूवल चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ऑडिट प्रोग्राम जो आपने बनाया है वो एंटिटी को आप बता दो। देखो जी, या वहां भी पढ़ते हैं जनरली, मतलब इंटरमीडिएट के अंदर भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। जो प्रोग्राम आपने बनाया वो शेयर कर दें कुछ विद TCWG वगैरह, कि भाई ठीक है आपने बता दिया कि आप कौन सा काम क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हर दिन सरप्राइज चेक दोगे आप, हर दिन क्या पीपी और ये, ऐसा नहीं है यार। कुछ चीजें आप शेयर भी कर देते हैं, बट इतना शेयर मत कर देना, ऐसे 300 में लिखा होता है कि इतना भी शेयर मत कर देना कि ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ठीक है, कुछ बातें शेयर करिए, बट ठीक है। तो कहता है एंटिटीज को इंटीमेट करिए सर, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस कौन सी करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। कौन सा प्रोसीजर आप लगा रहे हैं, उसमें ऑडिट टीम कौन सी होगी वो बता दो एंटिटी को, और स्केड्यूल क्या होगा वो बता दो, ठीक बात है। प्रोग्राम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए भाई, ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्राम तो प्लान का पार्ट है, प्लान हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और टाइम पे रिव्यू करते रहेंगे। फेवरेट टॉपिक इंटरमीडिएट का, कि ऑडिट प्रोग्राम को अगर चेंज करना हो, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चेंज होगी तो प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ऑडिट ऑब्जेक्टिव जो है वो रिफाइन कर सकते हैं आप, जैसे जैसे ऑडिट बढ़ेगी ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता चलता है कि हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या वाला स्कोप क्या है। तो कह रहा है सर वो जो रिफाइनमेंट्स होंगे ना, जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो शेयर करें विद अदर टीम मेंबर ऑल्सो, ठीक है, एट डिफरेंट लोकेशन जो काम कर रहे हैं। मान लो किसी भी एंटिटी ऑडिट कर रहे हो, उसकी 15 लोकेशन है, तो जो आपके और भी टीम मेंबर उनसे शेयर करिए। तो कहता है सर अपनी प्लानिंग करिए, प्लानिंग में टीम और जो आपके स्केड्यूल है यू शुड शेयर विद द टीम, विद द मैनेजमेंट,
एज वेल एज प्रोग्राम जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और आपका ऐसा लगता है अगर रिफाइनमेंट करने की जरूरत है यू शैल रिफाइन, है ना। और धीरे धीरे जब ऑडिट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स को आप रिफाइन कर पाते हैं, स्कोप देख पाते हैं, यार ये काम का स्कोप है, ये छोड़ना है, ये चेक करना है, छोड़ना है, ये चेक करना है। जो रिफाइनमेंट्स आपके पास आई हैं वो शेयर करें दूसरे टीम मेंबर के साथ भी जो दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो काम की बात देखो, मुझे लगती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग, अप्रोच और एडीएम। लेकिन फिर भी 1-2 बातें और एडिशनल ध्यान रख लेना, आखिरी के 2 पॉइंट, टाइम टेबल और प्रोग्राम भी रीडिंग वाले कॉन्टेंट, ठीक है। तो अब चलते हैं भैया आखिरी में कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में आप जब एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस करोगे ना, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस अदर देन द फील्ड कवर्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर, उसे बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, अदर देन द फील्ड कवर्ड बाय द आईए, ठीक। ये जो एरियाज कवर होते हैं ये डिपेंड करते हैं सर, एरियाज विल वेरी फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज, बिल्कुल ठीक बात है, डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का एरिया कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। कह रहा है यहाँ पे ऑडिटर फाइनेंशियल मैटर भी देखेगा, कंप्लायंस मैटर भी देखेगा और परफॉर्मेंस ऑडिट भी कवर करेगा, सब कुछ आ जाएगा सर इसके अंदर। फिर क्या फाइनेंशियल, क्या कंप्लायंस और क्या आपके परफॉर्मेंस ऑडिट, इसलिए कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव में एक पॉइंट काम करे, इश्यूज एग्जामिन्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, एक पॉइंट काम करे जो मुझे लगता है भाई कॉम्प्रिहेंसिव में कौन से इश्यूज आप देखेंगे। अब ये बड़ा तामझाम दिया, वैसे आप पढ़ लो, मैंने साइड में आपके लिए निमोनिक बना दिया है। निमोनिक खैर मैंने मैच में भी नहीं बनाया था, वो अभी बनाया रिवीजन से पहले। मैंने कहा चलो ठीक है निमोनिक होना जरूरी है कि कहीं भूल जाओ तो फिर दिक्कत है, क्योंकि भूल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ तो लोगे अभी आप, इजी भी है, समझ में आएगा, बट भूल जाओगे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर निमोनिक देख लेंगे, ठीक है। कह रहा है इश्यूज कौन से देखो भाई कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव में सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहली बात कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट देखिए, और क्या ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सीड कर रहा है क्या प्लान कॉस्ट से। अगर सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट है अच्छा खासा, तो भैया अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं क्या, वो देख लो, ठीक है। क्या जितना हमने प्लानिंग की थी कि प्रोडक्शन अचीव कर पाएंगे, क्या उतना प्रोडक्शन अचीव हो रहा है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक। ऐसा तो नहीं है सर कि अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो आप इंस्टॉल कैपेसिटी का, मतलब जितना यूटिलाइजेशन करना चाहिए उतना भी नहीं कर पा रहे। तो आपको समझ में आएगा निमोनिक पहले क्यों नहीं बनाया। रीजन बीइंग पॉइंट्स बड़े सिंपल है, आसान है समझने वाले पॉइंट्स सारे अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इंस्टॉल कैपेसिटी का, अगर है तो फिर पूछो। तो पहली बात कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लान कॉस्ट से कंपेयर करिए, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा तो क्या फालतू खर्चा कर रहे हो क्या। जितना प्रोडक्शन करना चाहिए था, प्लान हमारा था कि भाई इतना प्रोडक्शन करें, उतना कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे, जो भाई रीजंस क्या है। रेट ऑफ रिटर्न उतना मिल रहा है क्या, कॉस्ट कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं क्या वो सही है क्या, मतलब ऑब्वियस की बात है वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं ना आप। क्या परचेज पॉलिसी सही है क्या, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इन्वेंट्री पाइलअप होती जा रही है, बिना बात की स्टोरेज कॉस्ट बढ़ रही है, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट भी हो रही है, तो परचेज पॉलिसी सही होनी चाहिए। क्या R&D प्रोग्राम पे पैसा लगा रहे क्या एंटरप्राइज, क्या नई टेक्नोलॉजी ले रहा है क्या, कॉस्ट कम कर रहा है क्या, तो रिसर्च डेवलपमेंट करेगा तो बेहतर होगा। अदरवाइज भाई पुराने थके हारे काम करो, भाई प्रोडक्ट बनाओ, वही पीपी आपकी खराब हो रही है, ऑब्सोलीट हो रही है। क्या सही सिस्टम बनाएंगे रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। वैसे भी आपको बताऊं मैंने बहुत हद तक सॉर्ट ही किया हुआ है हैंड रिटन नोट्स में, स्टडी में देखो समझने की कहानी। क्या प्रोसीजर इफेक्टिव और इकोनॉमिकल है क्या प्रोजेक्ट प्लानिंग सही है क्या। अगर आप देखिए जनरल पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सीड कर रहा है प्लान कॉस्ट है, अगर है तो क्या बिना बात के वेरियस मतलब खर्चे हो रहे हैं क्या बेकार के, क्या प्लान प्रोडक्शन जो है वो अचीव कर पाए, अपन नहीं कर पाए तो क्या भाई इंस्टॉल कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं क्या, रेट ऑफ रिटर्न अचीव किया क्या आपने, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स है वो इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं क्या, वेस्टेज वगैरह तो नहीं है, परचेज पॉलिसी सही है ना, पाइल अप हो रही इन्वेंट्री बेकार है, R&D पे काम कर रहे हैं आप, रिपेयर मेंटेनेंस की अपनी पॉलिसीज हैं, इफेक्टिव इकोनॉमिकल होना चाहिए और प्रोजेक्ट प्लानिंग करीब करीब आप देख सकते हैं 7-8-9 पॉइंट है। रिवाइज करने का तरीका ठीक है। कैपिटल कॉस्ट आगे आप बना सकते हैं अपने साथ, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल मेजर एडिक्वेट है ना, रेट ऑफ रिटर्न अचीव हो रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस पैसा खर्च कर रहे हैं आप, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है पॉलिसी हो आप देख लो, प्रोजेक्ट प्लानिंग सही तरीके से हो रही है, परचेज पॉलिसी एडिक्वेट है ना आपकी, इंस्टॉल कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइजेशन मतलब बोले तो प्लान प्रोडक्शन,
प्लान प्रोडक्शन अचीव कर पा रहे हो क्या, ऐसा। तो मैंने सिंपल निमोनिक बनाया कार रिपेयर, जो याद भी रहेगा, पूरे चैप्टर में एक ही निमोनिक बनाया बंदे इसमें, ठीक है। और R&D प्रोग्राम, कैपिटल कॉस्ट, एडिक्वेट कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स, रेट ऑफ रिटर्न, रिपेयर मेंटेनेंस, इफेक्टिव एफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट परचेज पॉलिसी, इंस्टॉल कैपेसिटी। अब आप पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये बेटर है। तो भाई दोनों तरीके से पढ़ा दिया है, ठीक है। रिवीजन के अंदर भी मैराथन लेवल की रिवीजन नहीं है, तो भैया ये जो सही लगे वो मान लो। इसको किसी को यहाँ से याद लो, यहाँ से कर लो, किसी को यहाँ से याद लो, यहाँ से जो जमे वो कर लो आप, ठीक है ना। बट कॉम्प्रिहेंसिव में यही है जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक। तो कहानी डन हो गई फिर, बढ़िया, खत्म कहानी, ये तो डन। चलिए जी, वही